नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। यूपीएससी के लिए एथिक्स विषय का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं और सेकंड टॉपिक जो है हमारा एटीट्यूड, वो हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने एटीट्यूड के कुछ संभावित मॉडल्स या जो मॉडल्स जो चल रहे हैं एटीट्यूड के, उन पर हमने चर्चा की। सीए मॉडल, सीएबी मॉडल, इन सब पर एटीट्यूड की विशेषताओं को हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, यानी अभिवृत्तियों का निर्माण, कि अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे हो सकता है। तो इस पर प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, अभिवृत्तियों का निर्माण। बेसिकली अभिवृत्तियों का जो निर्माण है वो किन किन तरीकों से हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, बेसिकली एटीट्यूड फॉर्मेशन को जब हम पढ़ेंगे, इसको अभिवृत्तियों का जो निर्माण, अभिवृत्तियों का निर्माण से क्या मतलब है कि जो हमारे एटीट्यूड बनते हैं, हमें कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज पसंद क्यों नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें कुछ चीजें, कुछ कलर हमको पसंद आते हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है। आखिर ऐसा क्यों है कि किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, किसी को कोई लीडर विशेष ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को दूसरा कम लग रहा है। एक तो ये है। दूसरा, हम सीख कैसे रहे हैं, ये सब कहां से सीख रहे हैं, ये सब वो हम देखेंगे इसमें। तो जो एटीट्यूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड है, ये बेसिकली 3 फैक्टर से प्रभावित होता है, या इसको एटीट्यूड जो हमारे बनते हैं प्रमुख रूप से इसके निर्माण में, एटीट्यूड को बनाने में 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से काम करती है। 3 फैक्टर्स जिनको हम कह सकते हैं। तो जो पहला जो फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक जिसको हम कहते हैं, सोशल फैक्टर। सेकंड जो है हमारा, इसको हम क्या कह देते हैं, सामाजिक कारक। सेकंड जो है हमारा, इसको हम क्या कह देंगे, बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर। बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर, हिंदी में कहेंगे तो जैविक और आनुवांशिक कारक। बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर, फैक्टर्स कहेंगे। और तीसरा जो है हमारा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारे सोशल फैक्टर हो गए जिनको हम सामाजिक कारक कह रहे हैं। दूसरा जो है वो जिसको हम क्या कह रहे हैं, जैविक या आनुवांशिक कारक, जैविक और आनुवांशिक। तीसरा जो हमारा फैक्टर है इसमें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करता है एटीट्यूड के फॉर्मेशन में, हमारी अभिवृत्तियों के निर्माण में, उसको हम जो है हम क्या कह देते हैं, व्यक्तित्व संबंधी कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू या पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर्स। तो व्यक्तित्व संबंधी कारक, पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर्स, व्यक्तित्व संबंधी कारक। ये 3 कारक प्रमुख रूप से ऐसे हैं जो कि हमारे अभिवृत्तियों की, जो भी हमारे एटीट्यूड जो बन रही हैं, हमारी अभिवृत्तियां जो बन रही हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, सामाजिक कारक होते हैं। दूसरा मैंने जैविक और आनुवांशिक कारक आपको बताया है। और तीसरा कारक मैंने आपको बताया है व्यक्तित्व संबंधी कारक। पर क्या केवल इतना ही है? इतना ही नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। जब हम सामाजिक कारक पढ़ेंगे, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो सबसे ज्यादा हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वो कौन सा कारक करता है? सामाजिक कारक। बायोलॉजिकल और जो जेनेटिक फैक्टर है, ये भी हमारी एटीट्यूड्स को प्रभावित करता है,
लेकिन इनका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। इनका है लेकिन बहुत सीमित मात्रा में इनका प्रभाव पड़ता है हमारे एटीट्यूड्स पर, हमारी बायोलॉजिकल का मतलब कोई मेल है, फीमेल है, एज कितनी है, हेल्थ कितनी है, कैसी है, किसी का रंग कलर जो है वो कैसा है। कलर का तो खैर 0% प्रभाव पड़ता है, बट हेल्थ का प्रभाव पड़ सकता है, एज का प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब का प्रभाव जो है वो पड़ता है, या फिर आप खास जीन्स जो लेकर के पैदा हुए हैं उनका प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही कम प्रभाव इनका पड़ता है, बट हाँ प्रभाव तो पड़ता ही है। और पर्सनैलिटी जो रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, व्यक्तित्व संबंधी जो कारक है, जैसे कि आपका आईक्यू कितना है, इसका आपकी एटीट्यूड्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि आपके आईक्यू आपका कितना है। आप इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं, आप अंतर्मुखी हैं कि बहिर्मुखी हैं, इसका भी आपकी एटीट्यूड्स पे क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव जो है पड़ता है। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है, हमारा सामाजिक कारक है। और यही कारक जो है वो हमें विस्तार से पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले सामाजिक कारक में आपको बता देता हूं कि सोशल जो फैक्टर जो होते हैं, हमारे सामाजिक कारक जो होते हैं, इनमें क्या क्या आते हैं। तो इनमें कुछ चीजें आती हैं। देखिए जैसे कि सामाजिक कारक में तो समाज जो हमको दे रहा है, समाज हमें किस तरीके से हमारे एटीट्यूड्स को प्रभावित कर रहा है। जैसे समाज में क्या है, समाज में हमारे चारों तरफ की हमारी सोसाइटी है, हमारा परिवार है, हमारे यार दोस्त हैं, हमारा एक स्कूल रहा होगा, हमारा एक कॉलेज है, हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं सीख रहे हैं, किसी चाय टपरी पर बैठ रहे हैं, न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ये सारा का सारा मिल करके हमारा क्या कर रहा है, सोशल फैक्टर है ये। और हमारे जो एटीट्यूड्स हैं उनको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि भाई जो जैविक या आनुवंशिक जो कारक है वो मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से होते हैं। यहां पर यदि आप देखोगे सोशल फैक्टर्स को, तो सोशल फैक्टर्स में आते कौन कौन से और दूसरे कारक हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों में से एक एक को लेते हैं और फिर उसको पढ़ते हुए चलते हैं। पहले एक बार मैं सोच रहा था कि यहीं आपको एक ट्री बना दूं, एक डायग्राम बना दूं, ताकि आपका एक माइंड मैप बन जाए और आपकी समझ में अच्छे से आए। जब हम सामाजिक कारकों की बात जब हम कर रहे हैं, सामाजिक कारकों में 5 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। सबसे पहला जो इसमें सामाजिक कारकों में जो आता है वो है वांट्स सेटिस्फैक्शन, यानी आवश्यकता पूर्ति। आवश्यकता पूर्ति, वांट्स सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं। यानी कि देखो, मनुष्य को पहले ही बता दिया कि भाई मनुष्य जो है वो स्वार्थी होता है एक तरीके से। जिस चीज से मनुष्य को लाभ होगा उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, जिससे नुकसान होगा उसके प्रति कैसा एटीट्यूड बनता है, नेगेटिव एटीट्यूड बनता है। तो आवश्यकता पूर्ति, तो हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है कि नहीं, किसी चीज से कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है, उससे हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं। तो पहला क्या हो गया, वांट्स सेटिस्फैक्शन। दूसरा क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, प्रदत्त सूचनाएं। इसको हम क्या कह देते हैं, प्रदत्त सूचनाएं, कि हमको कितनी सूचनाएं मिल रही हैं, कहां से मिल रही हैं, हमारा सूचना के स्रोत पर कितना भरोसा है, सूचना पर हमारा कितना भरोसा है। तो जो ये इंफॉर्मेशन जो हमारी मिलती है, हमें मिलती है, ये इंफॉर्मेशन भी क्या करती है, हमारे एटीट्यूड निर्माण में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। ठीक, तीसरा जो इसमें आएगा वो आपका क्या आएगा, ग्रुप रेफरेंस, यानी समूह संबंध या ग्रुप रिलेशन आप कह सकते हो, या समूह संबंध आप कह सकते हो, जो भी आप कह रहे हो, या ग्रुप एफिलिएशंस हम भी कह देते हैं। तो क्या कह देते हैं, समूह संबंध या ग्रुप एफिलिएशंस। ग्रुप एफिलिएशंस यानी कि समूह सहसंबंध या समूह संबंध कह लो आप। तो वांट्स सेटिस्फैक्शन, तो ये तीन तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, वांट सेटिस्फैक्शन, गिवन इंफॉर्मेशन और ग्रुप एफिलिएशंस। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किसमें, सोशल फैक्टर में,
वो आता है चौथा, जिसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग। जिसको हम क्या कहते हैं? सोशल लर्निंग। अच्छा, लर्निंग के लिए मनोविज्ञान की दुनिया में कौन सा शब्द चलता है, पता है आपको? सोशल तो हो गया सामाजिक, और लर्निंग, लर्निंग को मनोविज्ञान की भाषा में क्या अनुवाद किया जाता है? इसको किया जाता है अधिगम। यदि आप में से जो लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी होगी, उनको तो अधिगम शब्द का मतलब पता होगा बहुत अच्छे से। बट जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, या जो एजुकेशन से रिलेटेड जो डिग्रियां होती है, जैसे बीएड होती है ना, और एक और क्या होती है, डिप्लोमा जो होता है एजुकेशन में वो होता है, तो एमएड होती है, तो ये सब आपने पढ़े हैं तो अधिगम का मतलब अच्छे से जानते होंगे। नहीं पढ़े हैं तो पहली बार पढ़ लो, कोई बात नहीं। मनोविज्ञान में लर्निंग का जो अनुवाद होता है अधिगम। तो क्या है? सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम में हम कुछ नियम पढ़ेंगे, कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। देखो यहां तक एक बार दोबारा से समझ लो। हम पढ़ रहे हैं अभिवृत्तियों का निर्माण। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अभिवृत्तियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। तो अभिवृत्तियों के निर्माण में तीन कारक प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। तीन कारक, तीन फैक्टर होते हैं जो अभिवृत्तियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो पहला हो गया आपका सोशल फैक्टर, जिसको कहते हैं सामाजिक कारक। दूसरा होगा बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर, यानी कि जैविक और आनुवंशिक कारक। और तीसरा हो गया पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि व्यक्तित्व संबंधी कारक। क्लियर है? अब जो हमारा सामाजिक कारक है, इस सामाजिक कारक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो सबसे पहली आती है इसमें आवश्यकता पूर्ति, वांट्स सैटिस्फैक्शन। सेकंड आता है प्रदत्त सूचनाएं, कि हमारे पास सूचनाएं कहां से मिल रही हैं, कैसी मिल रही हैं। तीसरा आता है समूह संबंध, आप किस समूह से संबंध रखते हो, उस समूह के एटीट्यूड आपके अंदर आने लग जाएंगे। धीरे धीरे आप उस समूह के जैसा बनते चले जाओगे। जैसे यदि कोई बच्चा डीयू में पढ़ रहा है, तो डीयू में जो ग्रुप जो रहेगा उसके जैसे एटीट्यूड बनेंगे। और यदि कोई बच्चा किसी छोटे शहर के छोटे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वहां पर उसके एक अलग एटीट्यूड बनेंगे। डीयू में भी डिपेंड करेगा कि वो किन लोगों के साथ में ज्यादा बैठ रहा है, उसके ग्रुप के लोग किस टाइप के हैं, तो वहां पे भी उसकी एटीट्यूड्स अलग बनेंगे। तो ये ग्रुप है, डिपेंड करेगा आप इसी ग्रुप में क्या फैमिली का डिपेंड करेगा। एक फैमिली ऐसी है, जैसे मान लो कि सपोज करो कोई अच्छी बड़ी फैमिली से आ रहा है, जैसे मान लो शबाना आजमी और जावेद अख्तर जैसी फैमिली से जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके एटीट्यूड्स अलग टाइप के होंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली से जो आ रहा है, उसके एटीट्यूड्स अलग टाइप के होंगे। और जो बिल्कुल लोअर क्लास है, यानी कि जो बेचारा गरीब वर्ग से जो बच्चे आ रहे हैं, उनके एटीट्यूड्स अलग टाइप के होंगे। तो ये क्या है? ग्रुप से बन रहे हैं, कुछ ग्रुप से उनका रिलेशन है, किस ग्रुप में उनका वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस ग्रुप के साथ में उनका इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। और इसी में चौथा पॉइंट जो आता है, उसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग, यानी कि सामाजिक अधिगम। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि समाज में कोई भी बच्चा जो सीख रहा है, शुरुआत में जन्म से जो सीखता है, वो कैसे सीखता है। तो यहां पे हम कुछ क्या पढ़ेंगे? कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम यहां लर्निंग की थ्योरीज पढ़ेंगे, सीखने के सिद्धांत हम पढ़ेंगे कि सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो 4 सिद्धांत हम पढ़ेंगे सीखने के यहां पर। तो कौन कौन से सिद्धांत हम सीखने के 4 देखेंगे? तो पहला 4.1 में हम क्या देखेंगे? जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। मनोविज्ञान की दुनिया का सबसे फेमस जो एक थ्योरी है, जो सिद्धांत है, सबसे फेमस जो सिद्धांत है, उसी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। मनोविज्ञान की दुनिया में इससे ज्यादा फेमस और कोई सी थ्योरी नहीं है। क्या नाम है इसका? क्लासिकल कंडीशनिंग। हिंदी में बहुत से लोग इसका जो अनुवाद जो करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का, वो करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, है ना। तो पर वो बहुत अच्छा लगता नहीं है ना। हिंदी माध्यम के आप विद्यार्थी हो, तब भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आंसर राइटिंग जब करो तो क्लासिकल कंडीशनिंग की हिंदी अनुवाद ना करो, बल्कि क्लासिकल कंडीशनिंग ही लिख करके आ जाना। कैसे करेंगे? क्लासिकल, CLASSICAL, क्लासिकल कंडीशनिंग।
पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन इसको कहते हैं। इसी को सबलिमल कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये अवचेतना के स्तर पर ये काम करती है। इसको दिया है किसने? इवान पावलोव ने। इवान पावलोव, ठीक है, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं ये कौन है? रूसी मनोवैज्ञानिक। इवान पावलोव का नाम मनोविज्ञान की दुनिया में सबसे सम्मानित लोगों में लिया जाता है। जैसे मनोविज्ञान की दुनिया में सबसे ऊंचा नाम किसका लिया जाता है? सिगमंड फ्राइड का। उन्हीं में सिगमंड फ्राइड के ही स्तर के कौन है? इवान पावलोव है। ठीक, दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति आता है, दूसरा जो कंडीशनिंग इसमें आती है, एक तो हमारी कौन सी हो गई? क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई। क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद में दूसरी आती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो आप ऑपरेंट कंडीशनिंग याद कर लो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग याद कर लो, एक ही बात है। और ये दिया था बीएफ स्किनर ने। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में लिख देता हूं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया? बी एफ स्किनर। तीसरा एक और कंडीशनिंग आती है आपका सिद्धांत, वो सोशल लर्निंग के अंतर्गत आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। चौथा जो कंडीशनिंग जो इसमें आती है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि ऑब्जर्व करके सीखना। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो यदि हम बात करेंगे, कौन से मनोवैज्ञानिक इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम है एल्बर्ट बांडुरा। उनका नाम क्या है? एल्बर्ट बांडुरा इनका नाम है, बांडुरा इनका नाम है। तो तीन हो गई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों ही सीखने की दृष्टि से, और एजुकेशन के फील्ड में इनको काफी अध्ययन किया जाता है। एटीट्यूड के फॉर्मेशन में इनको पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव, ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एल्बर्ट बांडुरा। और एक चौथा और आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। और उसको किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तो क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट, इसको कहते हैं प्रभाव का नियम, और इसको किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, अभी हम केवल यहां पे नाम जान रहे हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक। दोबारा से देख लेते हैं। हमने फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड हम पढ़ रहे हैं कि अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। तो हमने बताया था कि अभिवृत्तियों के निर्माण के तीन कारक इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सोशल फैक्टर, उसके बाद में बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर, और हमारा तीसरा जो है उसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर्स, व्यक्तित्व संबंधी कारक। जो हमारे सोशल फैक्टर हैं, यानी कि सामाजिक कारक है, सामाजिक कारकों में आता है सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रदत्त सूचना। दूसरे पे आता है वांट इंफॉर्मेशन, वो गिवन इंफॉर्मेशन। दूसरे पे क्या आता है? वांट, पहले पे आता है वांट सेटिस्फैक्शन, आवश्यकता पूर्ति। दूसरे पे आता है गिवन इंफॉर्मेशन, यानी प्रदत्त सूचनाएं। तीसरे नंबर पे आता है ग्रुप एफिलिएशन, यानी कि समूह संबंध। और चौथे पे आता है सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में हम 4 लॉ पढ़ने वाले हैं, या 4 कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, 4 सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला हम पढ़ेंगे क्या? क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव ने दिया, रूसी मनोवैज्ञानिक। सेकंड हम पढ़ेंगे कौन सा? ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि किसने दिया? बीएफ स्किनर, ये अमेरिका के हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हम पढ़ेंगे एल्बर्ट बांडुरा। और चौथा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक का। इसी में ही सामाजिक कारकों में ही एक कारक और आता है 5वें नंबर पर, जिसको हम कहते हैं कल्चरल इफेक्ट या कल्चरल फैक्टर, जिसको हम कह दो सांस्कृतिक कारक। तो उसको 5वां पॉइंट हम नाम दे देंगे कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर यानी कि सांस्कृतिक कारक। जब हम सांस्कृतिक कारक पढ़ेंगे तो 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं 2,
उनको हम पढ़ेंगे। एक का नाम है मार्गरेट मीड, एक का नाम क्या है, मार्गरेट मीड, और सेकंड का नाम क्या है, रूथ बेनेडिक्ट, रूथ बेनेडिक्ट। इन दोनों को हम पढ़ेंगे। तो मार्गरेट मीड 1928 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, सामोआ जो एक आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, उस पर इन्होंने एक बुक लिखी, तो वो हम पढ़ेंगे। सामोआ जनजाति है, वो द्वीप है, वहां पर कुछ जनजातियां रहती हैं उन पर। और रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक, ये मार्गरेट मीड की 1928 है, इनकी 1932 की एक पुस्तक है द पैटर्न ऑफ कल्चर्स, द पैटर्न ऑफ कल्चर्स, तो वो हम पढ़ेंगे। उसका थोड़ा सा इस मामूली पुस्तक नहीं पढ़ेंगे पूरी, उसमें उन्होंने क्या बात कही है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपके, मतलब केवल ये थोड़ा सा जो माइंड मैप जो बन रहा है वो हमारा बन जाए, ताकि यदि आपको कहीं पे ये क्वेश्चन आ जाए और समय कम हो तो आप इस तरीके का माइंड मैप बना करके जल्दी जल्दी आ सको। फिर हम उदाहरणों से तो समझते ही रहेंगे, है ना, विस्तार से। फिर हमारे क्या आते हैं दूसरे नंबर पे, जैविक एंड आनुवंशिक, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। तो ये मैं मिटा दूं, इन पे हम विस्तार से पढ़ेंगे ना, इसमें क्या कौन से में क्या क्या आता है एक एक करके सारे हम देखेंगे। और क्योंकि क्या है कि हमारा जो ये ग्रीन बोर्ड है काफी छोटा है, तो इस वजह से दोबारा से देख लो। और अभिव्यक्तियों का निर्माण 3 फैक्टर है, सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर, पर्सनैलिटी फैक्टर, पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर्स। जो सोशल फैक्टर सामाजिक कारक है, सामाजिक कारकों में सबसे पहले आता है आवश्यकता पूर्ति, दूसरे पे प्रदत्त सूचना, तीसरे पे समूह संबंध, चौथे पे आता है सामाजिक उद्गम। जो सामाजिक उद्गम आता है उसमें 4 सिद्धांत हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव की, दूसरे पे पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर की, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एल्बर्ट बांडोरा की, और चौथे नंबर पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का। इसके बाद में 5वां जो इसमें आता है वो है सांस्कृतिक कारक कल्चरल फैक्टर, जिसमें रूथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड नामक 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम अध्ययन करेंगे मतलब उनकी बातें देखेंगे कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि भाई कौन सी बात हम देखेंगे, जैविक, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर। बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स में यदि आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें आएगी वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो आएगी उम्र, एज। क्योंकि हमारा जो उम्र है ना वो भी क्या करती है, अभिवृत्तियों का निर्माण करती है। तो हर एक उम्र के व्यक्ति के एटीट्यूड जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 60 साल के व्यक्ति के और 16 साल के व्यक्ति के दोनों के सेम एटीट्यूड हो, दोनों के सेम एटीट्यूड हो ही नहीं सकते। तो जैविक एंड आनुवंशिक में सबसे पहला जो आएगा वो कौन सा आएगा, एज, यानी कि उम्र। दूसरा जो इसमें फैक्टर आएगा वो है स्वास्थ्य। भाई एक व्यक्ति बीमार है, बीमार रहता है, कमजोर स्वास्थ्य उसका रहता है, एक बहुत हेल्दी चुस्त दुरुस्त रहता है, एक विद्युत जाम्बाल और एक मैं, दोनों के एटीट्यूड्स में अंतर होगा कि नहीं होगा। वो रोजाना सुबह हो सकता है कि बहुत लंबी जॉगिंग पे जाता होगा, है ना, मैं हो सकता है कि मैं सुबह जाग करके ये सोचता हूँ कि यार आज क्या पढ़ाना है, आज क्या पढ़ना है, तो मैं पढ़ने बैठता हूँ या पढ़ने की सोचता हूँ। तो ये अलग अलग एटीट्यूड है ना, क्योंकि उसका एटीट्यूड क्या बना हुआ है, हेल्थ के प्रति सजग रहना है, और मेरा एटीट्यूड क्या बना हुआ है कि भाई चलो माइंड की हेल्थ की स्टडी करनी। तो एक अलग अलग एटीट्यूड सभी के बन जाते हैं। तो क्या है, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है, तीसरे नंबर पे आप ले सकते हो सेक्स को, यानी लिंग को, कि स्त्री पुरुष। अब इसका कितना इफेक्ट होता है या नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा विवाद है, क्योंकि आनुवंशिक एवं जैविक कारकों का जो मनुष्य की एटीट्यूड्स पे जो प्रभाव है वो बहुत सीमित प्रभाव है। जब इसका बहुत सीमित प्रभाव है तो जाहिर सी बात है इनका भी सीमित प्रभाव होगा। तो वही है, तो वो हम देखेंगे। इसी में हमें एक लंदन में एक प्रयोग किया गया था 1970 के दशक में, नॉन सेक्सिस्ट रियरिंग, वो हम देखेंगे वो क्या प्रयोग किया गया।
चौथे नंबर पे हम इसमें क्या देखेंगे कि जो जुड़वा बच्चे हैं उन पे जो स्टडी की गई है वो क्या कहती है। जुड़वा बच्चों पर जो स्टडी जो की गई है वो क्या कहती है। इसमें दो साइंटिस्टों जो दो मनोवैज्ञानिकों को हम पढ़ेंगे, एरे एंड वॉलर। इन्होंने क्या स्टडी की, दोनों ने, एरे एंड वॉलर ने, वो हम पढ़ेंगे। इसी में ही बूचर्ड जो है एक व्यक्ति और हैं, उनको जो है वो पढ़ेंगे। इसी में ही बूचर्ड, BOUCHARD। अब इसको क्या क्या बोलेंगे वो आप डिसाइड कर लो। और इनका स्टडी है वो हम देखेंगे। और इसी में ही हम क्या कौन सा इफेक्ट भी पढ़ेंगे, जीनोमिक इफेक्ट। जीनोमिक इफेक्ट तो वो भी हम देखेंगे कि भाई जीनों का इफेक्ट किस तरीके से होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम किस में देखेंगे, जैविक और आनुवंशिक कारकों में, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स में हम ये देखेंगे। एज, स्वास्थ्य, सेक्स और जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया गया, एरियन वॉलर ने और बोचर ने प्रयोग किया, जेनोमिक इफेक्ट क्या है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ट्विन स्टडी जो की गई जुड़वा बच्चों पर वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब पर्सनैलिटी से जुड़े कारक हम देख लेंगे। तो पर्सनैलिटी से जुड़े कारकों में क्या क्या आता है। व्यक्तित्व संबंधी कारकों में एक पहली चीज आती है आईक्यू। पहली चीज जो सबसे पहली चीज आती है वो इसमें क्या आती है, आईक्यू आती है। दूसरी चीज जो इसमें आती है वो है कि व्यक्ति इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि व्यक्तित्व उसका कैसा है, व्यक्ति का, तो उससे भी उसके एटीट्यूड निर्माण होंगे। यानी कि बहिर्मुखी व्यक्ति है, एक्सट्रोवर्ट है, तो वो क्या कहेगा, चलती है कि 9 से 12 टन 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 टारा। ठीक है, तो वो ऐसे कहेगा। इंट्रोवर्ट रहेगा तो वो तो हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर, ये बात ये दिल की दिल में ना रह जाए, वो रह ही जाएगी, क्योंकि इंट्रोवर्ट है ना, कैसे बोलेगा बेचारा, बोल ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। इसी में ही हम मैक्लॉस्की का एक अध्ययन पढ़ेंगे, द साइकोलॉजी ऑफ एटीट्यूड्स उनकी एक पुस्तक है, और मैक्लॉस्की उनका नाम है, मैक्लॉस्की। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, द साइकोलॉजी ऑफ एटीट्यूड्स। तो ये हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो खाका है, जो डायग्राम है, जो माइंड मैप जो मैंने बनाया है, ये माइंड मैप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड है, जो अभिवृत्तियों का जो हमारा निर्माण हो रहा है, वो कैसे प्रभावित हो रहा है, सोशल फैक्टर से, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर से, एंड पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर से। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे, उदाहरण सहित पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम सोशल फैक्टर्स लेते हैं, और सोशल फैक्टर्स में भी सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, सबसे पहला कौन सा बताया था, वांट्स सेटिस्फैक्शन, आवश्यकता पूर्ति। आवश्यकता पूर्ति का मतलब जो वस्तु से लाभ होगा उसके प्रति सकारात्मक एटीट्यूड बन जाएगा, और जिस वस्तु से नुकसान होगा, हानि होगी, उसके प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड बन जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कौन सा, सामाजिक कारक लिखेंगे। सामाजिक कारकों में पहले में 1.1 करके क्या लिख सकते हो आप, वांट्स सेटिस्फैक्शन, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति, आवश्यकता पूर्ति, वांट्स सेटिस्फैक्शन। आवश्यकता पूर्ति, आवश्यकता पूर्ति का मतलब मैंने आपको अभी बताया, फायदा है तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, नुकसान है तो नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। जैसे बच्चों से दिन रात कहते रहते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। माँ बाप, कई सारे माँ बाप तो ऐसे होते हैं, बेचारे बच्चों को सोते जगते, उठते बैठते, नाचते गाते, सोते, शादी हो, बारात हो, कुछ भी हो, उनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, बेटा पढ़ ले।
बेटा थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो, बेटा क्या घूम रहे हो, थोड़ी पढ़ाई कर लो। मतलब ऐसी ऐसी हद हो जाती है कि बेटा क्या बारात में क्या नाच रहे हो, अपने बड़े भाई की बारात में जाके पढ़ाई करो, तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम है। इतनी इतनी हद मचा रखी है कई सारे पेरेंट्स ने तो, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, बट फिर भी तो ऐसे बच्चे जो रहेंगे ना, उन बच्चों का जो एटीट्यूड जो रहेगा स्टडी को लेकर के वो नेगेटिव हो जाएगा। ना केवल स्टडी को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा उनका, बल्कि जो मम्मी पापा है ना, जो दिन रात तबाही मचा करके रखे हुए हैं, जिन्होंने उनकी जिंदगी में तूफान ला रखा है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, उनके प्रति भी उनका कैसा एटीट्यूड बनता चला जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड बनता चला जाएगा। पर लेकिन यदि सपोज करो वो पढ़ाई करता रहता, उसकी वजह से वो क्लास में टॉप आ गया, स्कूल में टॉप आ गया, टीचर्स ने तारीफ कर दी, मम्मी पापा ने तारीफ कर दी, तो उसका पढ़ाई के प्रति कैसा एटीट्यूड बन जाएगा, पॉजिटिव। कैसा एटीट्यूड बन जाएगा, पॉजिटिव। डिपेंड करता है कि उसको जो रेस्पॉन्स जो मिल रहा है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। जो दोस्त हैं उसके दोस्तों के प्रति देखो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों का बन जाता है। और वहीं किसी के ऐसे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो तबाही मचा करके रखते हैं, बेचारों को दिन रात परेशान करते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनके, हालांकि वो दोस्त नहीं होते, वो सहपाठी होते हैं क्लास में पढ़ने वाले, तो उनके प्रति उसका कैसा एटीट्यूड बन जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। और सब्जियों को लेकर के देखो आप, सबसे कॉमन चीज जो दिखाई देती है एटीट्यूड्स को लेकर के, आवश्यकता पूर्ति में, जिस सब्जी को खाकर के मजा आया आपको वो अच्छी बन जाएगी, और जिस सब्जी को खा के मजा नहीं आया वो आपकी नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाएगी। जैसे किसी को भिंडी पसंद है, किसी को नहीं है, ठीक है, मोनिसा बेटा भिंडी की सब्जी इज टू मिडिल क्लास, कॉल इट फ्राइड ओकरा। तो आपने देखा है वो सीरियल साराभाई वर्सेस साराभाई सीरियल आया करता था, तो अब किसी ने पहली बार भिंडी की सब्जी खाई, उसको मजा आ गया, बोले वाह क्या सब्जी बनी है यार। अब किसी की सब्जी बनी ही बेकार थी, उसने पहली बार तभी खा ली और उसने कहा यार कितनी बेकार होती है भिंडी यार, अरे छी। अब एटीट्यूड बन जाएगा, ये सभी सब्जियों को लेकर के है। तो दोस्तों के प्रति हो गया, ऐसे ही एटीट्यूड लोगों के कैसे बन जाते हैं, अंधविश्वासों के प्रति भी बन जाते हैं। देखिए ऐसा है, मनुष्य मूलतः स्वार्थी व्यक्ति है। मनुष्य मूलतः कैसा व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, है ना, ये कौन कह रहा है, थॉमस हॉब्स इस बात को कह रहा है। ठीक है, एक सेकंड देना मेरे को। अब माफी चाहूंगा। तो मनुष्य मूलतः कैसा, स्वार्थी व्यक्ति। मैं नहीं कह रहा, थॉमस हॉब्स इस बात को कह करके गया, और थॉमस हॉब्स अकेला नहीं कह के गया, रिचर्ड डॉकिंस वो भी कह करके गए, एन रैंड भी कह करके गए। तो कहने का मतलब यह है कि जहां मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी वहां उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। जो जिस चीज की आवश्यकता है, मान लो किसी को पैसों की आवश्यकता है, अब कई सारे दोस्तों से मांगे, किसी ने नहीं दिए, जिसने दिए उसके प्रति कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। ऑटोमेटिक की बात है, तो बहुत सरल सी चीज है ये, वांट सेटिस्फैक्शन, आवश्यकता पूर्ति। दूसरी जिस चीज को हम कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रदत्त सूचना, गिवन इंफॉर्मेशन। अब आपको सूचनाएं मिल रही हैं, ठीक है, अब सूचनाएं मिली, ठीक है, आपके जितने भी विश्वास हैं जीवन में, किसी भी चीज को लेकर के एटीट्यूड जो बने हुए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से सूचनाएं मिली तभी तो बने, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार की सूचनाएं मिली तभी तो आपका ऐसा एटीट्यूड बना। डिपेंड करता है कि आपको जो सूचना मिल रही है उस सूचना का स्रोत जो है, सूचना का स्रोत जो है
वो कैसा है, वो विश्वसनीय है कि नहीं है। यदि विश्वसनीय है तो आपके एटीट्यूड बहुत जल्द चेंज होंगे। जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई न्यूज देखते होंगे तो आपको उतना ज्यादा भरोसा नहीं होता होगा, पर लेकिन यदि आप अखबार में न्यूज देख लें, आज तक पे देख लें, या कोई दूसरा कोई भी चैनल हो जिसपे आपने देख लिया, या उसकी साइट पे यदि वो न्यूज पढ़ ली, तो आप उसको कैसा मान लेंगे, ऑथेंटिक मान लेंगे, विश्वसनीय मान लेंगे। तो डिपेंड करता है आपके भाई, जितनी भी सूचनाएं आपको मिली हैं, आपको सूचनाएं मिली, आपको भरोसा है उस सूचना पर, उस सूचना के सोर्स पर। अब सूचना सही है कि गलत है वो निर्णय नहीं करना है, बस स्रोत पे आपको भरोसा है कि नहीं। यदि आपको स्रोत पे भरोसा है कि नहीं, यहाँ पे तो सही नॉलेज मिलती है, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। और यदि आपको भरोसा है कि नहीं यार, यहाँ पे सही सूचना नहीं मिलती है ये सोर्स पे, तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा ही नहीं। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे पढ़ाना एक तरीके से क्या है, एटीट्यूड चेंज करना ही है। टीचिंग क्या है, एटीट्यूड चेंज करना ही है, जिसको परसुएशन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे परसुएशन क्या होता है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, आपका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश ही कर रहा हूं। दुनिया का कोई भी टीचर जो है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपका एटीट्यूड चेंज करने की ही कोशिश कर रहा होता है। डिपेंड यह है कि आपको भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। यदि आपको भरोसा है, मान लो विश्वास हो गया कि यार ये तो सही पढ़ाता है, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम ऑथेंटिक चीज बताता, एकदम फैक्ट बताता भाई साहब, इसके पढ़ाने में कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो आप देखोगे जैसे ही विश्वास बढ़ेगा, आपके धीरे धीरे एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा उस टीचर के प्रति, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। और कुछ का तो इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है टीचर्स के प्रति कि आप देख रहे हो ना कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले यारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है, कि लोग हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल करेगा, 10 ग्रुपों में बताएगा, हर किसी को बताएगा, अरे यार इनकी वीडियो देखो बहुत मस्त पढ़ाते हैं भाई साहब, एकदम सही चीज बताते हैं यार। आप अपने स्टेटस पे लगाओगे, 100 जगह बताओगे, तो ये क्या होगा कि आपको भरोसा हो गया कि यार ये व्यक्ति सही जानकारी दे रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जानकारी कैसी मिल रही है, गलत सूचना, गलत है, लेकिन आपको भरोसा है, उस पर विश्वास है, आपको उस पर क्या है, विश्वास है, तो क्या हो जाएगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपने वो कहानी तो पढ़ी होगी, कौन सी, 4 बैल थे या 4 बुल थे, बुल तो बैल थे, तो शेर उनको खाना चाहता था लेकिन खा नहीं पा रहा था क्योंकि वो चारों एक साथ रहते थे। तो शेर ने फिर क्या किया, कि उनकी दोस्ती में दरार डाल दी। तो एक अकेला अलग दिशा में गया तो एक एक करके सबको खा गया। तो एटीट्यूड चेंज करना, अभिवृत्ति बनना, कैसी बनती है अभिवृत्ति, कि भाई कोई भी चीज है, जैसे मान लो किसी के मन में कुछ भी डालना हो, सूचना, जैसे अब क्या होता है, आप सरकारें देखते हो कितनी, जैसे केजरीवाल सरकार है या ये जितनी भी सरकार है, आजकल वो विज्ञापन देती है अखबारों में। अब क्या करने लग गई, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, क्योंकि वो खूब ज्यादा हो गया, क्या सारी सरकारें एडवर्टाइजमेंट देती रहती है, काम तो कुछ करती नहीं है, प्रचार करती रहती है बस अपना। अब वो अपना प्रचार करती हैं तो ऐसे न्यूज की तरह छपवाती हैं उसको, अखबार में जो पेज आएगा ना, वो कैसे आएगा, उसका एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे न्यूज है क्या। अब आपको क्योंकि न्यूज पे ज्यादा भरोसा है, एडवर्टाइजमेंट पे कम भरोसा है, अब चूंकि इसलिए एडवर्टाइजमेंट किसकी फॉर्मेट में दे दिया, न्यूज की फॉर्मेट में दे दिया, ताकि आपको भरोसा हो जाए। टीवी पे आने वाला प्रत्येक विज्ञापन क्या कर रहा है, आपका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, बाकी सब तो उड़ गया, बस आपका परफ्यूम रह गया। क्या किया जा रहा है, आपका एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये वाला परफ्यूम लगाओ, ये वाला डिओ लगाओ, फिर देखा कैसे खिंची चली जाती है महिलाएं। क्या है, आपकी अभिवृत्ति निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। और ये काम कैसे हो रहा है, अवचेतन स्तर पर हो रहा है। हो सकता है आपको चेतन स्तर पे आप इससे प्रभावित ना हो, लेकिन अवचेतन स्तर पर, क्योंकि वो याद हो जाते हैं ना, जैसे हमारे जमाने में बहुत फेमस हुआ था, क्या आप क्लोजअप करते हैं या फिर दुनिया से डरते हैं, आप क्लोजअप क्यों नहीं करते हैं।
आप समझ रहे हो कि आप दुनिया से डरते हो, दुनिया से क्या डरते हो, क्लोजअप करो। वो आजकल एक और रहा था ना कि अरे सब में मत बांटो, छोटा सा है, छोटा सा है। अरे इतना बांटने के बाद भी फिर भी बच गया। तो ये सब क्या किया जा रहा है, आपका एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है। आपका एटीट्यूड किसी धर्म को लेकर के कैसा है, किसी जाति को लेकर के कैसा है, किसी रंग को लेकर के कैसा है, वो आपका खुद का बनाया हुआ है कि सोसाइटी ने बना दिया है, समाज ने आपको सूचना दे दे करके बना दिया। आजकल कहते हैं कि आजकल के चुनाव रियल दुनिया में नहीं हो रहे, आज की दुनिया सूचनाओं की दुनिया है। आज का युद्ध सूचनाओं के युद्ध है और आज के चुनाव सूचनाओं के चुनाव है। किसी के भी आप देख रहे होंगे कि कितने सारे ऐसे राजनेता होंगे जिनके बारे में कोई ना कोई खबर आ जाएगी, वो खबर फैला रहे हैं, सूचना। कितने सारे चैनल्स ऐसे हो गए जो कि कोई भी न्यूज चलाने के ही पैसे लेते हैं, जिसमें पेड न्यूज जिसको हम कहते हैं। पेड न्यूज क्या है, आपको प्रभावित किया जा रहा है, फेक न्यूज आ जाते हैं, बस प्रभावित कर दो। जैसे वो नहीं थी कौन सी एक एक्ट्रेस थी ना जिसने अपने वो मरने की खबर फैला दी थी, कैंसर होने की भी अफवाह उड़ा दी थी, तो लोगों का उसके प्रति थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो गया, सबने उसको श्रद्धांजलि वगैरह अर्पित कर दी, कुछ ने तारीफ भी कर दी, तो फिर वो बाद में झूठी निकली। तो ये सारे का सारा जो काम जो हो रहा है, ये सब काफी किस लिए हो रहा है, आपके एटीट्यूड चेंज करने के लिए। जैसे और भी आप देखो, जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनमें डॉक्टर क्यों आता है, सफेद कपड़े पहन करके डॉक्टर क्यों आ जाता है, सफेद कोट पहन करके, कि डॉक्टर कह रहा है कि डॉक्टर का सुझाव है नंबर 1 ब्रांड, डेंटिस्ट का सुझाव है नंबर 1 ब्रांड, यानी कि भाई हमारे विश्वास, हमारे जो प्रचार कर रहे हैं इस प्रचार पे विश्वास मत करो। किस पे विश्वास करो, डेंटिस्ट ने सुझा रहे हैं, भाई डेंटिस्ट कह रहे हैं, हम पे हमारी बात क्यों मानते हो। या फिर कभी कभी कुछ एडों में क्या होगा कि महिलाओं को ही दिखाते हो कि फलानी जगह की गृहिणी है ये, या फलानी जगह हाउस वाइफ है, वो खुद रहती है। तो ये सब क्या किया जा रहा है, एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो चीज आती है उसको हम क्या कहते हैं, समूह, ग्रुप एफिलिएशन। समूह संबंध। तो समूह कितने प्रकार के होते हैं हमारे, बेसिकली 3 प्रकार के हमारे जनरली समूह होते हैं। हमारे समूह बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, ग्रुप एफिलिएशंस 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और रेफरेंस ग्रुप। इनमें पहला जो होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह। क्या होता है प्राथमिक समूह, पहले समूह क्या होता है वो भी देख लीजिए। कोई भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक समूह जिससे आप जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं या उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी जो चीज होती है उसको हम समूह कहते थे। अब सबसे पहले जो हमारे एटीट्यूड्स को जो प्रभावित करते हैं समूह, तो मैंने 3 समूह बताए, प्राइमरी, सेकेंडरी और रेफरेंस ग्रुप। तो जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट सॉरी सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो कौन सा ग्रुप करता है, हमारा प्राइमरी ग्रुप करता है। कौन सा ग्रुप करता है, प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह। तो कैसे करता है प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह में बेसिकली हमारे में होता क्या क्या है पहले तो हम वो देख लेंगे। प्राइमरी समूह में भावनात्मक संबंध होते हैं। कैसे संबंध होंगे, भावनात्मक संबंध होंगे।
और प्राइमरी समूह की और क्या खास बात रहेगी, इसमें आमने सामने के संबंध होंगे, यानी कि इस ग्रुप का प्रत्येक समूह एक दूसरे को जानता है, सभी एक दूसरे को जानते हैं। सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इसमें जो आपके संबंध जो रहेंगे, रिलेशंस, वो कैसे रहेंगे, अनौपचारिक। यानी कि प्राइमरी ग्रुप है, जैसे आपके बहुत कुछ 2-3 ऐसे करीबी दोस्त होंगे जो कि आपके परिवार को भी जानते होंगे अच्छे से, आपके परिवार के लोग भी आपके उन दोस्तों को अच्छे से जानते होंगे, और उनके बीच वो दोस्त कभी भी आपके घर आ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, वो आपके पीछे से भी आपके घर आ जाता है। बैठ रहे हैं, आपके मम्मी पापा से बात करने लग रहे हैं, आपके छोटे भाई से बात करने लग रहे हैं, आपके परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, तो ऐसे अनौपचारिक संबंध यहाँ पे बन जाते हैं, बिल्कुल आमने सामने के, बिल्कुल भावनात्मक संबंध, पता ही नहीं चलता। जैसे कहते हैं कि राम बुलाए अवतार आ जाए, ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार। तो इस तरीके का जो ग्रुप जो होता है उसी को हम प्राइमरी समूह कहते हैं। ये इसमें कौन सा आ जाता है, परिवार, दोस्त, और कौन से आ जाते हैं, करीबी सहकर्मी। भाई बेसिकली सहकर्मी जो होते हैं ना, वो द्वितीयक समूह में आते हैं वैसे तो, पर सहकर्मी का तो बड़ा दायरा होता है। मान लो कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर 15 लोग काम करते हैं, अब 15 लोग आपके करीबी नहीं होंगे, लेकिन 1-2 लोग आपके करीबी हो जाएंगे, तो वही क्या होंगे, करीबी सहकर्मी। अब जो परिवार जो रहेगा ना, बेसिकली क्या होता है, परिवार भी 2 प्रकार का होता है। एक वो जो पिताजी का परिवार, आपके पिताजी का परिवार है जिसका आप हिस्सा हो, और एक ऐसा परिवार होगा जो आप बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जिसे आप बनाओगे, वो आपका परिवार होगा, जिसके मुखिया आप होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे। एक परिवार होता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जो आपके पिताजी का परिवार है, जिसके मुखिया आपके पिताजी हैं, तो उसमें आपकी मम्मी है, भाई बहन है, आप हो, तो वो है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और जो फैमिली आप शुरू करोगे, बनाओगे, उसको कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो ये जो फैमिली है, ये दोनों ही प्रकार की फैमिली आपकी किस में आती है, ग्रुप एफिलिएशन में आती है, एक निश्चित समय पर। जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है, एक समय के बाद वो द्वितीयक समूह में आ जाती है। जैसे आप मेरी जैसी एज में जब पहुंचोगे, या मुझसे भी 4-5 साल और आगे की एज में जब पहुंचोगे, तो उसके बाद आपकी जो, यदि आपका बड़ा परिवार है, तो फिर फैमिली कैसी हो जाएगी, उसमें फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जो आपका रहेगा, वो आपका सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा। अभी तक तो वो क्या रहेगा, कुछ समय तक तो 30, 35, 40, 25, 35 की उम्र तक तो वो आपका प्राइमरी ग्रुप ही रहता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। आपकी जितनी भी अभिवृत्तियां हैं, सर्वाधिक इसी ग्रुप से बनती हैं, इसी ग्रुप से प्रभावित होती हैं। यहां तक कि राजनीतिक अभिवृत्तियां भी बन जाएंगी। इस वाले में ना ज्यादातर लोग एक ही जगह वोट डालेंगे, ज्यादातर एक ही पार्टी को पसंद करेंगे, ज्यादातर एक ही नेता को पसंद करेंगे, ज्यादातर की सोच एक जैसी रहेगी, ज्यादातर की चीज लोग पसंद नापसंद एक जैसी रहेगी, सोच एक जैसी रहेगी, विचार एक जैसे रहेंगे। और वो क्यों रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय एक दूसरे के साथ में गुजारते हैं, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसकी वजह से एटीट्यूड भी जो बनते हैं, वो प्राइमरी ग्रुप से सर्वाधिक बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड प्राइमरी ग्रुप में सर्वाधिक होता है। सेकंड जो होता है आपका, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जिसको हम कहते हैं द्वितीयक समूह, जिसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक समूह। तो क्या होता है द्वितीयक समूह, वो हम देख लेते हैं। द्वितीयक समूह की जब भी हम बात करेंगे, इसमें क्या रहेंगे, औपचारिक रिश्ते रहेंगे। इसमें रिश्ते कैसे रहेंगे, औपचारिक, और कैसे होंगे, सीमित।
जैसे मान लो आप में से जैसे एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर आप अपना नंबर दे दो, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उसको अपना ईमेल आईडी दिया। मैंने कहा कि यार यूट्यूब पर तो अपना नंबर लिखना सही बात नहीं है, तो मैंने उसको अपनी ईमेल आईडी दे दी। हालांकि ईमेल आईडी तो मैंने सबको ही दी हुई है, बट उससे कहा कि ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर लो, वहां मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, मुझसे बात भी कर लेना आप। यदि वो मुझसे बात करता तो हमारा जो रिलेशन जो बन रहा है, या कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही जो रिलेशन हमारे बीच बन रहा है, हालांकि इसको हम नहीं कह सकते इतनी जल्दी, बट हाँ वो मुझसे बात करता और फिर हमारी लंबी बातचीत होती रहती, तो वो कैसा हो जाता, सेकेंडरी ग्रुप हो जाता। और जहां पे हमारे संबंध कैसे हो जाएंगे, औपचारिक हो जाएंगे। जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ने जाते होंगे, तो वहां के जो ज्यादातर बहुत बड़ी बड़ी क्लासें रहती हैं, तो औपचारिक रिलेशंस वहां पे आप बन जाएंगे। आप किसी ऑफिस में काम करते हो, वहां 20-25 लोग काम करते हैं, तो एक दो तो आपके करीबी सहकर्मी होंगे जो कि आपके प्राइमरी ग्रुप में आ जाएंगे। बाकी के सारे लोग आपके सेकेंडरी ग्रुप में रहेंगे, जिनको आपकी कोई भी सीक्रेट बात नहीं पता होगी, बस वो आपको बाहर बाहर से जानते होंगे। यहां पे सभी लोग सभी को नहीं जानते, बट सभी का हित समान है। जैसे कि नहीं होते कि डॉक्टर्स की एसोसिएशन बन गई, ठीक है, तो ये वो क्या हो गया, उनका द्वितीय समूह हो गया सभी डॉक्टर्स का। नर्स एसोसिएशन है, तो वो नर्सों का एक एसोसिएशन हो गया, वो उनका सेकेंडरी ग्रुप हो गया। इनका जो इफेक्ट अभी हमारे एटीट्यूड्स पे जो होता है वो सबसे कम होता है। तीनों ग्रुपों में सबसे कम किसका होता है, सेकेंडरी ग्रुप का ही होता है। सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी ग्रुप का, और सेकंड नंबर पे किसका होता है, रेफरेंस ग्रुप का। तो रेफरेंस ग्रुप किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। रेफरेंस ग्रुप दिख रहा है ना, रेफरेंस ग्रुप दिखेगा क्या, नहीं दिख पाएगा है ना, मैं मिटा करके ऊपर लिख देता हूं। इसको मिटा ही देता हूं ना, क्या दिक्कत है, इसको भी मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह। संदर्भ समूह क्या होगा, एक ऐसा समूह या जिसके आप सदस्य या तो बनना चाहते हैं, या आप पहले से ही हैं, या फिर बनना नहीं चाहते हैं। जैसे बड़े बड़े समूह जो होते हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे आरएसएस हो गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया हो गई, एनएसयूआई हो गया, है ना, और भी कोई भी, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, मान लो कि जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, और क्या हो गई, जनता दल हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, कोई भी हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। जैसे आईएएस एसोसिएशन हो गई, इसके तो आप सदस्य बनना ही चाहते होंगे मेरे ख्याल से। आईपीएस एसोसिएशन हो गई, ये आपके संदर्भ समूह है कि आप चाहते हो कि यार मैं इनका हिस्सा बन जाऊं, मजा आ जाए। या फिर कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जो आप सोचते होंगे नहीं नहीं नहीं, आरएसएस में नहीं जोड़ूंगा, एबीपीपी नहीं नहीं नहीं, एनएसयूआई नहीं नहीं नहीं, बीजेपी नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस नहीं नहीं नहीं, जेडी हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। तो हर एक अलग अलग टाइप का होगा। आईएएस एसोसिएशन, हाँ 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 मुझे बनना है, मुझे बनना है, तभी तो आप तैयारी कर रहे हो इतनी ज्यादा, तभी तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो। तो इसका प्रभाव हमारे समूह पे होता है। इनमें से कुछ समूहों को आप इसके क्यों चुनेंगे, इनको आप अपना आदर्श मानते हो, और चूंकि आप इनको आदर्श मानते हो तो इनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। जैसे यदि आप आरएसएस के सदस्य बनना चाहते हैं तो क्या होगा, आप वो सीख लोगे कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ठीक है। एनएसयूआई के बनना चाहते हो तो आप वो कुछ दूसरा चीज सीखोगे। हर चीज के लिए अलग अलग है, आप उनके जैसा विचार, यदि आप जो है वो वामपंथी बनना चाहते हो तो कार्ल मार्क्स पढ़ लोगे सबसे पहले, झोला लटका लोगे, दाढ़ी बढ़ा लोगे, है ना, वामपंथी विचारधारा को अपना लोगे सब, ठीक है। एक हमेशा कार्ल मार्क्स को, दास कैपिटल को अपने साथ में रखोगे, हमेशा गरीबों के हक के लिए आवाज उठाओगे, गरीबों की बात करोगे, समानता की बात करोगे, स्वतंत्रता की बात करोगे, पूंजीवाद के खिलाफ अड़ जाओगे आप, क्योंकि आप कैसे हो गए, जेएनयू में पढ़ करके आया है बच्चा,
ऐसे थोड़ी है वामपंथी हो गया है। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो संदर्भ समूह आपका आदर्श हो जाएगा। इसी में ही एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। पूर्वाभ्यासी पूर्वाभ्यासी समाजीकरण, इसका मतलब क्या है? अभी कलेक्टर बने नहीं है, कलेक्टर की तैयारी चल रही है, लेकिन कहते क्या है? और कलेक्टर साहब क्या हो रहा है? तैयारी वैयारी बढ़िया चल रही है। जैसे वो कौन सा कॉमेडियन है यार जिसने यूपीएससी पे बहुत बढ़िया कॉमेडी की थी, बहुत फेमस है, जो फिल्मों में भी आता है आजकल, बस्सी। ठीक है तो क्या नाम है उनका? अनुभव सिंह बस्सी है पूरा नाम, है ना? बस्सी, हाँ। तो यूपीएससी वाला जो वीडियो जिसमें उन्होंने डाला, तो उसमें वो क्या लगता है कि वो अपने आप को रैंक 1 मान लेता है, दूसरे व्यक्ति को नंबर रैंक 2 दे देता है और एक और व्यक्ति को रैंक 3 दे देता है लास्ट में। तो वो तो मजाक के लिए कहता है, बट इसी को ही एटीट्यूड की दुनिया में हम क्या कहते हैं? पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहते हैं, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति पहले से ही अभ्यास करने लग जाता है, जिस समूह का सदस्य वो बनना चाहता है ना, उसके जैसा। और कलेक्टर साहब या फिर आईपीएस एसोसिएशन का सदस्य बनना है, एसपी साहब, यस एसपी साहब, तो वो ऐसे ऐसे यूं करने लग जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि मतलब कि जैसे डॉक्टर एक दूसरे को, जो एमबीबीएस में मैंने लोगों को देखा अक्सर करके, एक दूसरे को डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वो एमबीबीएस कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, या फिर अभी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी उनको दूसरे लोग भी डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, इंजीनियर साहब क्या हो रहा है, अभी बने नहीं है उसके सदस्य। तो इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। बहुत से तो चाल ढाल भी वैसी करना शुरू कर देते हैं कि आईपीएस बनना है मेरे को, कटिंग आज से वैसी करवा ली, ठीक है, ऐसे यूं सीना फुला करके, और ऐसे चल रहे हैं यूं। अभी पीटी भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तैयारी चल रही है, अभी तो पीटी क्लियर नहीं हुआ, मेंस बाकी है, इंटरव्यू बाकी है। लेकिन अभी से कुछ लोगों को कलेक्टर जैसा दिखना है, चश्मे उस टाइप के बनवा लेंगे, कटिंग उस टाइप की करवाना शुरू कर देंगे, बैठना उठना। तो वो क्या होता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। रेफरेंस ग्रुप को देख करके सीख रहे हैं, उसको उन्होंने अपना आदर्श बना लिया और एटीट्यूड उनके जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होते हैं आपके संदर्भ समूह, इसी को कहते हैं ग्रुप एफिलिएशंस। और संदर्भ समूह का आपकी एटीट्यूड्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका? प्राइमरी ग्रुप का, दूसरे नंबर पर संदर्भ समूह का, तीसरे नंबर पर किसका पड़ता है? सेकेंडरी ग्रुप का। सेकेंडरी ग्रुप का हमारे एटीट्यूड्स पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो सेकंड ग्रुप है ना, उसमें एक तो रिश्ते औपचारिक है, दूसरा उन पर भरोसा उतना ज्यादा नहीं होता है। ये तो हमारे आदर्श हैं, हम तो इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो फिर तो हम, जैसे मान लो कोई बीजेपी को आदर्श बना ले, मोदी को आदर्श बना ले कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना है, यार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए बीजेपी ज्वाइन करके, मैं क्यों नहीं बन सकता? या राजस्थान में भजन लाल जी हैं, वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री बन गए, साधारण कार्यकर्ता थे, और आपने अब इसको बना लिया अपना आदर्श कि नहीं मेरे को भी ऐसा करना है, तो आप उसी टाइप के काम करना शुरू कर दोगे, आपका एटीट्यूड परिवर्तन हो जाएगा, वैसे ही आप सीखना शुरू कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट में है हमारे सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट में हमारा क्या है? सामाजिक अधिगम है, सोशल लर्निंग जिसको हम कहते हैं। चौथा क्या है? सोशल लर्निंग। सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम में मैंने आपको कितनी थ्योरी बताई थी? 4। कितनी बताई थी? 4। कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहली बताई थी क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान पावलोव की, अमेरिका के, रूस के थे जो, सॉरी। दूसरी बताई थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो थे बीएफ स्किनर की। तीसरी बताई थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग प्रेक्षणात्मक अधिगम मैंने बताया था अल्बर्ट बांडुरा का। और चौथे नंबर पर बताया था लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम, जो कि किसका है? थॉर्नडाइक का। जो कि किसका है? थॉर्नडाइक का। तो नंबर 1 पे हम शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनको ध्यान से पढ़ लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के।
हालांकि 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, मुझे पता है, टाइम मुझे दिख रहा है, ठीक है, पर 1 घंटे का हो गया लगभग। पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। यूपीएससी की वीडियोस तो रहेंगी तो लंबी ही रहेंगी, मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सी, 4.1 में क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को भाई आप शास्त्रीय अनुबंधन मत लिखना, है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग ही रहने देना। इसी का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है, सबलिमिनल। सबलिमिनल कंडीशनिंग, यानी कि अवचेतन स्तर पे जो कंडीशनिंग जो हो रही है आपकी आपकी कैसे हो रही है, अवचेतन स्तर पे जो कंडीशनिंग हो रही है ना, अवचेतन स्तर पे जो आपके एटीट्यूड बन रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बन रहे, अवचेतन स्तर पे जो बन रहे हैं, उन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। और इसको किसने दिया है, इवान पावलोव ने। ठीक है, IVAN, इवान पावलोव, PAVLOV। कहां के थे ये, रूस का रूबल देखा और सर पर लाल टोपी, रूसी। तो ये हो गया, सॉरी हाथ ऐसे किए, ठीक है। तो रूस, तो बेसिकली जो इवान पावलोव है ना हमारे, इनको आप छोटा मोटा आदमी मत समझ लेना। साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा तहलका किसी ने मचाया है ना, तो वो इन्हीं ने मचाया हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता है बंदा, छोटा मोटा आदमी नहीं है, कहीं आप सोचो कि ऐसे छोटा मोटा आदमी है। कब मिला था नोबेल पुरस्कार, वो भी 1904 में। पर एक मजे की बात यह है कि ये फेमस सबसे ज्यादा किसके लिए है पूरी दुनिया में, क्लासिकल कंडीशनिंग देने के लिए। पर इनको मिला नोबेल पुरस्कार 1904 में, किसके लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में दिया भी नहीं जाता, चिकित्सा के क्षेत्र में। कितना टैलेंटेड बंदा था, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी किस लिए दिया गया, क्योंकि उन्होंने पाचन क्रिया पर कुछ बहुत अच्छी रिसर्च वगैरह की थी, इसलिए डाइजेशन पर, डाइजेशन सिस्टम पर। इवान पावलोव बहुत ऊंची इनकी हस्ती है, किसमें, साइकोलॉजी की दुनिया में। तो 19वीं सदी के व्यक्ति हैं। 19 कब मरे, डेथ हुई है इनकी 1936 में। तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं क्या है। देखिए, जस्टिस पर प्लेटो ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, पर प्लेटो के बाद जो व्यक्ति है ना, जिसने जस्टिस पे बहुत अच्छे से लिखा, समतापूर्ण न्याय पे जिसने बहुत अच्छे से लिखा, या समतावाद पर जिसने सबसे अच्छे से लिखा, उनको जॉन रॉल्स कहते हैं, न्याय पर जो लिखा। और जॉन रॉल्स की तारीफ बहुत से लोगों ने की, उनको बहुत बड़ा, मतलब ऐसे कहा गया कि भाई प्लेटो के बाद जस्टिस पर सबसे अच्छी बात किसी ने कही, तो जॉन रॉल्स ने कही। ऐसे ही इतना ही बड़ा सम्मान जितना पॉलिटिकल की दुनिया में जॉन रॉल्स का है, वही आप समझ लो इवान पावलोव का है। बहुत ऊंचा नाम है। इनकी कंडीशनिंग क्या है, देखो बहुत ही आसान है, लोग इसको बहुत कठिन मानते हैं, पर देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो भी कोई अनुक्रिया करते हैं तो स्टिमुलस को देख करके करते हैं, उत्प्रेरक, उद्दीपक या उत्प्रेरक। जब भी हम कोई भी क्रिया करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस, STIMULUS। तो इन्होंने एक प्रयोग किया, इन्होंने क्या प्रयोग किया, सबसे पहले एक घंटी बजाते थे। एक कुत्ता रहता था, एक बॉक्स में कुत्ता था, तो कुत्ता बैठा रहता, तो पहले घंटी बजती, घंटी बजने के बाद में खाना आता, और खाने को देखने के बाद में कुत्ते के मुंह से लार आती। अब ये रोज ऐसे ही करते, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि घंटी बजते ही लार आनी शुरू हो गई। अब भोजन नहीं आया है अभी तक, केवल घंटी ही बजी है, तो ही कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गई। समझ रहे हो आप, यानी कि कितने उत्प्रेरक मिल रहे थे, 2।
असली उत्प्रेरक कौन सा था? भोजन। उसको देख करके लार आती थी। भाई मुंह में लार कब आएगी? खाने को देख करके। पर वो खाना से पहले क्या बजती थी? घंटी बजती थी। वो फिक्स नियम बन गया। जब फिक्स नियम बन गया तो जब खाना गायब हो गया ना, तो घंटी बजते ही लार आने लग गई कुत्ते के मुंह में, क्योंकि कुत्ते को पता चल गया कि खाना आने वाला है। उसने दिमाग में बैठ गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई कि भाई घंटी बजी, खाना आया। बात समझ रहे हो? देखो, जानवरों पे इसलिए प्रयोग किए जाते हैं मनोविज्ञान के, क्योंकि इंसानों पे करते हैं तो वो सजग हो जाता है ना, और इंसान तो एक्टिंग कर सकता है, कुछ दिनों के लिए अपने व्यवहार बदल सकता है, तो इसलिए अगर उसे पता चल जाए तो इसलिए वो जानवरों पे किया गया, तो ये प्रयोग किया गया। अब इंसानों में भी ऐसा ही होता है। अब इंसानों में भी वैसा ही होता है, जैसे कि उसने शुरू से किसी परिवार में पैदा हुआ और वहां उसने किसी जाति विशेष के बारे में कुछ बातें सुनी। धीरे धीरे क्या होगा, उसके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और वो भी क्या होगा, वैसी ही क्रियाएं करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो? जैसे कोई भी दुनिया में कोई भी बच्चा जन्म से जातिवादी नहीं होता, सांप्रदायिक नहीं होता, कट्टर नहीं होता, रंग को लेकर के भेदभाव उसके मन में नहीं होता, लेकिन पूरी सोसाइटी अवचेतन तरीके से उसके दिमाग में बैठा देती है। जैसे टीवी पे विज्ञापन आ गया कि शादी नहीं हो रही है, अरे फेयर एंड लवली लगाओ, नहीं हो रही तो बच्चे ने देखा, बच्चे को अभी इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन अवचेतन मन में उसके अंदर बैठ गया कि भाई काला रंग बुरा होता है, गोरा होना ही सुंदरता की निशानी है। तो ये जो चीजें जो धीरे धीरे अवचेतन स्तर पर बैठती है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसने बताई? इवान पावलोव ने ये सिद्धांत दिया, कुत्ते पे प्रयोग करके उसने बताया ये बात, और उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये एक इनके बारे में एक दूसरी बात है जो आपके एग्जाम में तो नहीं आएगी। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार छोटे बच्चों में एक चीज होती है कि वो इमोशनल रूप से नकल करते हैं, जिसको कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। इमोशनल कंटेजियन यानी कि वो स्थिति को नहीं समझते, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस वो नकल करना शुरू कर देते हैं, इमोशंस की नकल करते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? बहुत आसान है कि घंटी बजी, खाना आया, लार आई, खाना हटा दिया, घंटी बजी तो भी लार आई। जैसे कि और क्या है, स्कूल की घंटी बजती है, उसी से समझ लो। तो स्कूल की घंटी से लोग बहुत सारे मंदिर की घंटी से, मंदिर में घंटी की आवाज आती है, या सुबह सुबह मान लो अजान की आवाज आती है। ऐसी कई सारी आवाजें हैं, कितनी सारी आवाजों से लोग सबकॉन्शियस मोड पर अपने संबंध बना लेते हैं कि अजान की आवाज आ गई तो 5-6 बज गए होंगे, 5 बज गए होंगे, है ना, पुजारी जी की आवाज आ रही है, मंदिर की आवाज आ रही है, घंटी बजने की आवाज आ रही है, सुबह के 4 बज गए होंगे, आरती हो रही है, शाम के 6 बज रहे होंगे, और ये काम करने का टाइम हो गया, मैं तो ये इस समय ये काम करती हूँ, अभी तक यार ये नहीं किया। जैसे स्कूल में समय देखे बिना केवल घंटी बज जाए तो चलो चलो छुट्टी हो गई, चलो चलो। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा, आपने स्कूल के दिनों में पता नहीं ये बात महसूस की होगी कि नहीं, यदि आप ऑफिस में जाते हो और कहीं भी जाते हो, यदि आपका कोई फिक्स टाइम टेबल है, जैसे स्कूल में अक्सर क्या होता है, बच्चों को भूख तभी लगती है जब लंच का टाइम होता है, लंच की जब बेल बजेगी तब उनको भूख लगेगी। हो सकता है उससे पहले उनको भूख का एहसास ही नहीं हो रहा हो बिल्कुल ही। और यदि उस लंच को आधे घंटे लेट भी कर देंगे ना, तो भी कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि भूख लग रही है, मतलब हालांकि उनको आइडिया तो हो जाता है, पर यदि वो बहुत ज्यादा बिजी हो ना, तो उनको याद ही नहीं आएगा। और जब बेल बजेगी तभी उनको याद आएगा कि हाँ क्या हो गया, लंच हो गया। उसको आधा घंटा पहले बजा करके देख लो तो भी उनको भूख लगाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, जो कि कैसी होती है, अवचेतन स्तर पर होती है। इसमें यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज आस्क मी सेकंड टाइम, मुझसे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछें। ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, ठीक है। 4.2 ले लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग कह देते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। 4.2
इंस्ट्रू INS कंडीशनिंग, इसको हम बेसिकली बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद भी कहते हैं। व्यवहार साइकोलॉजी में इसको क्या कहते हैं हम? व्यवहारवाद हम इसको कहते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनके जबरदस्ती के हिंदी अनुवाद करना नहीं है आप, है ना, कंडीशनिंग। तो इसको किसने दिया है? मैंने पहले ही बताया आपको, BF स्किनर। क्या कहते हैं BF स्किनर साहब इसमें? बहुत ही आसान बात है। अगर मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलता रहेगा तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ये इतनी आसान बात किसमें कही गई है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में कही गई, जिसको हम क्या कंडीशनिंग में कही गई, इंस्ट्रूमेंटल में, जिसको साधनात्मक अनुकूलन भी कहते हैं। समझ में आ गया? मेरी लोग तारीफ करने लग गए, मान लो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए, व्यूज अच्छे आने लग गए, कमेंट लोग करने लग गए, कुछ लोग मेरी तारीफ करने लग गए कमेंट बॉक्स में, तो मैं और ज्यादा, अरे मजा ही आ गया। तो मेरा एटीट्यूड कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। मैं और ज्यादा ताकत से पढ़ाऊंगा, और ज्यादा मन लगा करके पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि मुझ में एटीट्यूड आ जाए, घमंड आ जाए, और फिर मैं पढ़ाना इतनी ज्यादा मेहनत ना करूं, बट वो बहुत हाई लेवल पे जाकर के होता है। बहुत बात की बात है, पहले तो क्या होगा, मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव बन जाएगा। और यदि मेरे को बिल्कुल भी कमेंट नहीं मिले, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं मिले, बिल्कुल व्यूज नहीं मिल रहे, कमेंट भी बेकार बेकार आ रहे हैं, या कमेंट बिल्कुल आ ही नहीं रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरा एटीट्यूड नेगेटिव बन जाएगा। और मैं क्या करूंगा कि छोड़ो यार, अब मुझे यूट्यूब पर नहीं पढ़ाना, बाढ़ में जाओ। एटीट्यूड कैसा बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। कहने का मतलब यह है, आपके जिस काम की तारीफ होगी, आपके उस काम के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, और आपके जिस काम की बुराई होगी उसके प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। जैसे किसी कपड़े को पहन करके आप गए, जैसे मान लो मैंने ये स्वेटर पहना, कहो कि यार वाह क्या ब्लैक स्वेटर, क्या मस्त पहना यार, तो मेरा इस स्वेटर के प्रति क्या बन जाएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड बन, सॉरी पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। और वहीं किसी ने कह दिया ये क्या बेकार गंदा सा स्वेटर पहन करके आए हो यार, कोई बढ़िया लग रहा है यार, कोई बढ़िया सा लेते यार, तो नेगेटिव एटीट्यूड। तो डिपेंड करता है, उसमें भी कहने वाले पर मैं कितना विश्वास करता हूं, उस पर भी दूसरी बात है ना। तो यही है। तो किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके परिणाम पर प्रभावित होता है। यदि प्रभाव अच्छा है, तो परिणाम सकारात्मक है तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। वही बच्चों की बात है, बच्चों के किसी काम की आप तारीफ कर दोगे तो वो उसे बार बार करेगा, और किसी भी काम की बुराई कर दोगे तो वो उसे नहीं करेगा। यदि किसी चीज के लिए आपने दंड दे दी तो वो नहीं करेगा, और पुरस्कार मिला तो बार बार उसे करेगा। ठीक है। इसमें क्या है? कुछ नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल क्या कर लिया कि कुत्ते को बिस्किट दिया, बैठ गया, बैठने पे बिस्किट दिया, बैठ गया, बिस्किट दे दिया, तो क्या बन गया? उसका एटीट्यूड बन गया। वही इनाम वाली बात है, अच्छे नंबर, वो गाना है ना 3 इडियट में कि 99% लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। ठीक है, तो वो वाली बात है कि जैसे कार है, कार आप चला रहे हो, बहुत से लोग सीट बेल्ट पहनते ही नहीं है। कौन पहनेगा? पुलिस वाला आएगा तो पहन लेंगे, नहीं तो पहनने की जरूरत क्या है। लेकिन आजकल क्या हो गया, गाड़ियों में वो टू 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 बजता रहता है, तो कहते हैं अरे यार ये पागल है क्या, तो टू टू से बचने के लिए भी बेल्ट लगा लेते हैं वो लोग। समझ रहे हो? तो पॉजिटिव, तो धीरे धीरे क्या है, ऐसे ही करके आदतें बन जाती हैं, फिर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा धीरे 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 करके, जब ये रोज रोज करता रहेगा। तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे दुनिया में, बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ जो कि हेलमेट लगा के चलते हैं, कुछ समझदार जो लोग जो होते हैं वो हेलमेट लगाते नहीं है पर हाथ में लेके चलते हैं। कुछ लोग तो लगा के चलते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो लगा के नहीं चलते, हाथ में लेके चलते हैं। पुलिस वाला दिख गया तो पहनते हैं। तो बेसिकली वो क्या किया जा रहा है, यदि मान लो कि हर जगह उसको डर रहे कि भाई कभी भी पुलिस वाला आ सकता है, तो फिर वो पहन करके ही चल देगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, या ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं,
कि भाई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा और नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला तो नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हिंदी में कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम। लर्निंग को साइकोलॉजी की दुनिया में क्या अनुवाद करते हैं? अधिगम करते हैं, ये ध्यान रखना। प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो क्या होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? मैंने आपको बताया, इसको किसने दिया? एल्बर्ट बांडुरा ने। एल्बर्ट बांडुरा क्या कहते हैं एल्बर्ट बांडुरा इसके बारे में? इन्होंने जो प्रयोग किया इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम कौन सा? डॉल पर, एक डॉल पे इन्होंने प्रयोग किए कि बड़ों को दिखाया गया, यानी कि ये कह रहे हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकरण से। अनुकरण से नहीं, मतलब प्रेक्षण से। प्रेक्षण यानी अवलोकन से। यानी कि एक गुड़िया थी और उस गुड़िया पे क्या किया गया कि बच्चों को दिखाया गया कि बड़े लोग उस गुड़िया के साथ हिंसा कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, फिर बच्चों ने भी उसके साथ वैसा ही किया। बच्चे वो नहीं सीखते जो कि आप कहते हो, बल्कि वो सीखते हैं जो कि आप करते हो। बच्चे जितना सूक्ष्म अवलोकन करते हैं ना, दुनिया में कोई नहीं करता, बड़े तो बिल्कुल ही नहीं करते। ठीक है, तो जैसे वो है ना, क्या नाम है उसका यार, सुनील ग्रोवर, कितनी अच्छी नकल करता है, कितना आप सोचो उसका अवलोकन कितना सूक्ष्म होगा। वो किसी का भी, मतलब एआई जैसा कितना शानदार करता है यार वो किसी की भी नकल। तो क्या करता है वो? अवलोकन बहुत शानदार तरीके से करता होगा, बहुत गहराई से करता होगा। बच्चे भी वैसे ही हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो मम्मी पापा कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो मम्मी पापा करते हैं। बेटा फोन मत देख, अरे फोन मत देख, पढ़ाई कर ले, फिर फोन देख रहा है। कैसे सीख जाएगा बच्चा फोन यूज ना करना? माँ बाप तो खुद यूज कर रहे हैं। तो क्या है कि अवलोकन से सीखना, दूसरों के व्यवहार को देखना। जब वो अपने मम्मी पापा को देखते हैं, टीचर को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, अपने बड़े भाइयों को देखते हैं, अपने बहनों को देखते हैं, किसी को भी देखेंगे, दोनों नकल करेंगे। और जब वो नकल करते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। ये प्रयोग किया गया था बोबो डोल, इसको प्रयोग को हम नाम देते हैं कि एक गुड़िया पे प्रयोग किया, बड़ों की, जिसने पिटाई की गुड़िया की, गुड़िया के साथ बड़ों ने हिंसा की, बच्चों ने देखा तो बच्चों ने भी गुड़िया के साथ में वही व्यवहार किया। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे आप क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी को देखा, कोई भी एक ट्रेंड आ गया, लोग पागल हो जाते हैं। ट्रेंड देख लिया, कच्चा बादाम देखा, सब कच्चा बादाम हो गया। बचपन का प्यार देखा, सब बचपन का प्यार हो गया। पतली कमरिया आया तो सब पतली कमरिया हो गया। और कोई भी आया, इस तरीके के जाने कितनी चीजें आती है सोशल मीडिया पे, और लोग पागल हो जाते हैं, बस नकल करने लगते हैं। कितने नकल करते हैं। तो वो जैसे ही जो नकल जो कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हम कह सकते हैं। आप मीडिया पे देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, कार्टूनों की कितनी ज्यादा नकल बच्चे करते हैं। मोटू पतलू हो, सिंचैन हो, डोरेमोन हो, ऑगी एंड द जैक कॉकरोच वाला जो है वो हो। ठीक है, तो बेसिकली जब कोई व्यक्ति स्थिति को नहीं समझे, स्थिति को समझे बिना जब व्यवहार की नकल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिमेसिस। मिमेसिस क्या होता है कि व्यवहार के पीछे का कारण नहीं समझ रहा, बस व्यवहार की नकल कर रहे हैं। भाई सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है वो तो किसी कारण से कर रहा है, लेकिन मैं उसकी नकल कर रहा हूं, इसको कहते हैं मिमेसिस। और मेरे पास कोई कारण ही नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिमेसिस। व्यवहार का अनुकरण करना, नकल करना, वो भी कब? परिस्थिति को समझे बगैर। जैसे एक व्यक्ति रो रहा है, आप गए, आपने भी रोना शुरू कर दिया। जैसे वो देखा आपने, अरे वो देख,
लोग कह रहे अरे यार क्या हो गया, क्या देख रहा है, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहां। इसको कहते हैं मेमेसिस, व्यवहार की नकल करना। ठीक है, ये 4.3 भी समझ में आ गया। अब इसमें 4.4 भी ले लेते हैं जल्दी से, जो कि किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। फोर 4.4 जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। और ये प्रभाव का नियम किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम वही है कि यदि किसी काम को करने का प्रभाव अच्छा होगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनेंगे, और खराब होगा तो नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। ठीक है, तो 4 है, समझ में आ गए। सबसे पहला कौन सा था आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान पावलोव ने दिया, कुत्ते पर प्रयोग किया, घंटी बजाई, खाना आया, लहर आई, फिर खाना गायब कर दिया, घंटी बजते ही लहर आ गई। तो ऐसे हमारे एटीट्यूड अवचेतन स्तर पर बनते हैं। ठीक है, सबलिमिनल जो कंडीशनिंग उसको कहते हैं। 4.2 है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, जो बीएफ स्किनर ने दिया है कि भाई तारीफ हुई तो काम करेंगे, तारीफ हुई तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, बुराई हुई तो नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। फिर आया 4.3 जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम, जिसको दिया है आपके अल्बर्ट बांडुरा ने। और वो क्या कहते हैं, बोबो डॉल पर प्रयोग किए, बड़ों ने गुड़िया के साथ हिंसा की, बच्चों ने देखा तो बच्चों ने भी हिंसा की। तो वो ये कहते हैं कि बच्चे जो कहते हैं वो बच्चे नहीं सीखते, बल्कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, मम्मी पापा को देख के सीखते हैं, टीचर को देख करके सीखते हैं, बड़े भाई बहनों को देख करके सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं। और 4.4 है लॉ ऑफ इफेक्ट, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी व्यवहार किया, उस व्यवहार का कैसा प्रभाव होता है, उस प्रभाव के अनुसार ही उसका क्या बन जाता है, एटीट्यूड जो है वो बन जाता है। यह है लॉ ऑफ इफेक्ट, जो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। तो अब हम जो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में जो सोशल फैक्टर्स जो पढ़ रहे थे, उसमें हम क्या पढ़ चुके थे अब तक, तो वांट सेटिस्फैक्शन, आवश्यकता पूर्ति पढ़ चुके थे, प्रदत्त सूचना पढ़ चुके थे, ग्रुप एफिलिएशन पढ़ चुके थे, और सोशल लर्निंग पढ़ चुके थे। और सोशल लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग और लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ चुके हैं। इसमें लास्ट बचा है जिसको हम कहते हैं कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक, जिनको जल्दी से हम देख लेते हैं कि सांस्कृतिक कारक क्या है। तो सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारकों में मैंने 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम आपको बताए थे। सबसे पहले का नाम है रूथ वेनेडिक्ट। रूथ वेनेडिक्ट, जिनकी 1932-34 में एक पुस्तक आई, और उस पुस्तक का नाम है पुस्तक का जो नाम है वो है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। पैटर्न्स ऑफ कल्चर, कल्चर्स के कल्चर ऐसे होगा, है ना, कल्चर कर लो, पैटर्न ऑफ कल्चर, रूथ वेनेडिक्ट की। और एक और है मार्गरेट रीड। मार्गरेट रीड, इनकी पुस्तक आई 1928 में, दी कमिंग एज ऑफ सामोआ। इन दोनों ने ही क्या कहा, सामोआ क्या है, बेसिकली एक आइलैंड है। क्या है, एक आइलैंड है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। इनका यह कहना है कि भाई प्रत्येक जनजाति में अपने कुछ गुण, विशेष गुण होते हैं, और दुनिया का कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, वो जिस कल्चर में रहेगा उस कल्चर से वो प्रभावित होगा ही होगा। उसके एटीट्यूड उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, वो जिस भी किसी कल्चर में रह रहा है। कोई भी युवा, कोई भी बच्चा, कोई भी
बुजुर्ग व्यक्ति जिस समाज में वो रह रहा है, समाज में जो तौर तरीके हैं, उस संस्कृति का जो एटीट्यूड है पूरा, वो एटीट्यूडों से वो बच ही नहीं पाएगा। वो एटीट्यूड जाने अनजाने में, चेतन अवचेतन स्तर पर उसके व्यवहार में झलकेंगे ही झलकेंगे, वो उनसे बच नहीं सकता। इनकी ही बात को पुष्टि और कौन देता है? उसका नाम है गॉर्डन ऑलपोर्ट, और उन्होंने पुस्तक लिखी द नेचर ऑफ प्रीजुडिस, यानी कि पूर्व धारणा का प्रकृति। वो भी क्या करते हैं? इनकी बात को सपोर्ट करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक कारक। जैसे जापानी व्यक्ति जहां कहीं भी होगा वो साफ सफाई के प्रति सजग होगा, शिष्टाचार उसमें बहुत ज्यादा होंगे, टाइम का पाबंद बहुत ज्यादा होगा। अमेरिकी व्यक्ति पूरी दुनिया में जहां कहीं भी होगा वो मौज मस्ती करने वाला होगा, हमेशा ही खुद को प्रकट करने के मौके ढूंढता रहेगा और फ्रीडम को, आजादी, लिबर्टी को बढ़ावा देने वाला होगा। भारत का व्यक्ति कहीं पे भी मिलेगा आपको तो एक तो उसमें सेविंग का गुण होगा, बचत का, दूसरा वो मेहनती जरूर होगा, वो मेहनत करने का उसमें होगा, काम करने की लगन उसमें होगी, और शांत तरीके से रहने वाला होगा। तो हर व्यक्ति के, हर सोसाइटी के अपने यूनिक ट्रेट होते हैं, कुछ स्पेशल एटीट्यूड्स होते हैं, और प्रत्येक कल्चर उन एटीट्यूड्स को लेकर के ही चलती है, और कोई भी व्यक्ति उस कल्चर से बच नहीं सकता, उन एटीट्यूड से नहीं बच सकता। सॉरी है ना, सॉरी, बेहद माफी चाहूंगा। तो ये है, ठीक। तो हमारे यहाँ पे सोशल फैक्टर हमारे खत्म होते हैं, और हमारे सोशल फैक्टर खत्म होने के बाद में बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर है थोड़े से, वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद में हम पर्सनैलिटी वाले फैक्टर्स भी देख लेंगे। मुझे पता है कि वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर अब क्या ही कर सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? जैविक या आनुवंशिक कारक। जैविक या आनुवंशिक कारक। जब हम जैविक या आनुवंशिक कारकों को पढ़ेंगे तो बेसिकली तो देखिए, सही बात क्या है कि 1980 से पहले तो इन पर कोई बात होती ही नहीं थी। ऐसे मानते थे कि जैविक कारकों का या आनुवंशिक कारकों का अभिवृत्तियों के निर्माण में 0 योगदान होता है। ऐसा कब मानते थे? 1980 से पहले मानते थे, लेकिन 1980 के बाद इसमें रिसर्च हुई, बहुत सारे लोग आए, एरे आए, वॉलर आए, बूचर्ड आए, और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकाले और ये कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम मानते हैं कि जैविक और आनुवंशिक कारकों का प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे 1 से 3% तक इनका प्रभाव होता ही होता है हमारे एटीट्यूड निर्माण पे। बहुत कम है, देखो 1% से लेकर 3% तक ही है, लेकिन होता जरूर है, ये बात उन्होंने कही। इसमें कौन कौन से कारण उन्होंने बताया? सबसे पहले उन्होंने बताई उम्र, एज। दूसरी बात उन्होंने बताई स्वास्थ्य, हेल्थ। तीसरी चीज उन्होंने बताई क्या? लिंग, यानी सेक्स। चौथा उन्होंने प्रयोग किया जुड़वा बच्चों पर, और वहां से इन्होंने निष्कर्ष निकाले। जुड़वा बच्चों को पहले तो एक ही घर में रख करके प्रयोग किए, और फिर अलग अलग कल्चर्स में, बिल्कुल विपरीत कल्चर्स में रख करके फिर प्रयोग किए। तो पहले उम्र को देख लेते हैं। उम्र का एटीट्यूड पे प्रभाव होता है कि नहीं, बताओ? एक 16 साल के बच्चे में और 60 साल के बच्चे के एटीट्यूड, 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के एटीट्यूड्स में अंतर होगा कि नहीं, ये बताओ? बच्चों की तारीफ कर दो, वो पढ़ने बैठ जाएगा या कोई काम कर देगा। 65 साल के आदमी पे अमूमन तारीफ का उतना असर होता नहीं है। अब आप देखो, प्रेमी प्रेमिकाओं का 2 जोड़ा लेते हैं। प्रेमी प्रेमिका तो क्या कहें, जोड़े लेते हैं 2 महिला पुरुष के, उनको प्रेमी प्रेमिका कह लो, नायक नायिका कह लो, जो भी है।
नायक है 18 साल का, नायिका है 16 साल की। ये तो थोड़ा सा बाल वाला मामला हो जाएगा ना, पॉक्सो लग सकता है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो नायक है 22 साल का, नायिका है 20 साल की। क्लियर है? और नायिका ने रात को 2 बजे नायक से कहा, क्या कहा कि कोल्ड ड्रिंक पीने का, आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है ना, मेरे लिए वनीला फ्लेवर वाली कौन ले आओगे क्या, एक वनीला कौन। तो जो नायक रहेगा ना 22 साल का, वो दुनिया धरती एक कर देगा और कैसे ना कैसे अपनी प्रेमिका के घर जाएगा और उसको वनीला आइसक्रीम दे करके ही आएगा। ये एटीट्यूड हो गया। अब स्थिति दो लो, नायक नायिका दोबारा से लेते हैं, प्रेमी प्रेमिका कह लो, नायक नायिका ले लो। ये प्रेमी प्रेमिका भूतपूर्व प्रेमी प्रेमिका थे, अब ये 20-22 के थे, ऐसा ही प्रेम था इनका, उनकी शादी हो गई है। अब ये इनकी उम्र क्या हो गई है, 70 साल। नायिका की उम्र हो गई है, नायक की हो गई है 72 साल, 72 ईयर्स। बाई चांस ऐसा हुआ है कि नायक और नायिका थोड़े दूर दूर हैं, 8-10 किलोमीटर दूर है। मान लो नायक दूर क्या है, एक ही घर में सपोज करो, रात के 9 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं। उसने रात को 2 बजे कहा था, ये रात को 8-8:30 बजे ही कह रही है, 9 बजे ही कह रही है, सुनो ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अब बताओ ये नायक क्या करेगा, दुनिया धरती एक करके लेकर के आएगा आइसक्रीम, या क्या कहेगा, चल पागल है क्या, बुढ़ापे में आइसक्रीम खाएगी, चल सो जा, खिचड़ी खाई नहीं जा रही, आइसक्रीम खाएगी, सो जा। ये है एटीट्यूड का अंतर। और ये किस पे फर्क पड़ता है, उम्र के हिसाब से। क्लियर है? अब आप समझ पाओगे, आसान है। उम्र हो गई। उम्र के बाद में आप लेते हैं हेल्थ। हेल्थ में जैसे मैंने आपको बताया, विद्युत जामवाल का हेल्थ के प्रति एटीट्यूड अलग टाइप का, मेरा अलग टाइप का है, आपका अलग टाइप का होगा। तो अलग अलग तरीके के, तो स्वास्थ्य डिपेंड करता है किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसके एटीट्यूड अलग होंगे, कोई व्यक्ति बिल्कुल मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है तो उसके एटीट्यूड अलग टाइप के होंगे। तो स्वास्थ्य हो गया। अब आते हैं लिंग पर, सेक्स। पहले तो ये बताओ लिंग में और जेंडर में क्या अंतर है, सेक्स में और जेंडर में क्या अंतर है। बहुत आसान अंतर है। सेक्स है बायोलॉजिकल, सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है। जैसे एक बच्चे को जन्म देने की क्षमता, गर्भ धारण की क्षमता महिलाओं में है, तो वो तो क्या हो गया, सेक्स हो गया। और जेंडर क्या है, जेंडर यदि हम ये कह दें कि यार औरतों को तो घर में ही रहना चाहिए, पुरुष को तो बाहरी नौकरी करनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो जेंडर हो गया। समझ में आ गया बात आपके? यानी कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पे जो समाज ने जो अंतर बनाया, जो भगवान ने जो अंतर बनाया है वो सेक्स है, और जो इंसान ने जो अंतर बनाए वो जेंडर है। बस समझ में आ गया, बस इतना है। तो लिंग, अब आप मेरे को ये बताओ, क्या जेंडर के आधार पर लड़के और लड़कियों के एटीट्यूड अलग अलग होते हैं कि दोनों के एक जैसे ही होते हैं? क्या लगता है आपको? तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, हम एक ही चीज पढ़ेंगे, और वो है कि एक प्रयोग हुआ 1970 के दशक में, इंग्लैंड में एक प्रयोग हुआ जिसको कहते हैं नॉन सेक्सिस्ट रियरिंग। नॉन सेक्सिस्ट रियरिंग, ये लंदन में प्रयोग हुआ। इस प्रयोग में क्या किया गया, लड़के और लड़कियों को एक हॉस्टल में, एक स्कूल बनाया गया, एक हॉस्टल बनाया गया, उसमें रखा गया, उसमें उनको बताया नहीं गया कि, और वहां पे ये पूरी कोशिश की गई, छोटे बच्चों को ही रखा गया, बिल्कुल छोटों को, कि उनको बिल्कुल ना पता चले कि वो लड़के हैं कि लड़की हैं। उनके लिए कॉमन टॉयलेट्स रखे गए, उन सभी के लिए कपड़े सभी तरीके के रखे गए, सभी तरीके के खेल, हर चीज, और बिल्कुल भी 1% भी अंतर ना करने की कोशिश की गई। तो जो निष्कर्ष निकले, निष्कर्ष ये थे कि 99% तक, 95 से 99% तक जो अंतर थे, जो समाज में अंतर बताते हैं, वो देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी 1 से 5% तक लड़कों को ऑटोमेटिक लड़कों वाले एटीट्यूड आने लग गए, और लड़कियों में ऑटोमेटिक लड़कियों वाले एटीट्यूड आने लग गए।
जैसे पुरुष सामान्यतः कैसे होते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले, महिलाएं कोमल होती हैं, विनम्र होती हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं। देखो, एक बहुत ही बड़े नारीवादी लेखिका हुई है, विचारिका हुई है, जिनका नाम है सिमोन डी बुबुआर। जिनका नाम क्या है? सिमोन डी बुबुआर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द सेकंड सेक्स। जिसमें इन्होंने ये कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती, वह बनाई जाती है। शिवाजी द बॉस में डायलॉग है ना, दुश्मन होते नहीं है, हम खुद बनाते हैं। ऐसे ही कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, वैसे ही पुरुष भी पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। लड़कों को और लड़कियों को, दोनों को ही हर चीज में टोका जाता है। लड़के होकर के ऐसे करते हो, लड़की होकर के ऐसे, लड़की होकर ऐसे हंसती है, लड़की होकर ऐसे चलती है, और लड़का होकर के रोता है। तो पागल है क्या? क्या छोरियों की तरह रो रहा है यार? ये क्या तू छोरियों की तरह शर्मा रहा है? तो ऐसे कर करके समाज भी उनको, लड़के और लड़कियों को, वो पैदा लड़का लड़की नहीं होते, समाज उन्हें लड़का लड़की बना देता है। ये किसका मानना है? सिमोन डी बुबुआर का मानना है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द सेकंड सेक्स। उनका यही विचार जो है ना, आधुनिक नारीवाद का विचार बन गया। बेसिकली लड़के और लड़कियों में जो स्वभाव का जो अंतर होता है, वो ईश्वर ने कम बनाया है, प्रकृति ने कम बनाया है, बायोलॉजिकल जेनेटिक तौर पे कम है, बल्कि सामाजिक तौर पे ज्यादा है, सांस्कृतिक कारकों पे ज्यादा है। जैसे कुछ का कहना है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, उसकी वजह से पुरुष आक्रामक जो होते हैं ज्यादा। ये कुछ लोगों का कहना है ना। आप पूरी तरह लिख मत देना ये बात है ना, आप ये कहना कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से पुरुषों में सामान्यतः आक्रामकता स्त्रियों की तुलना में ज्यादा देखी जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, ये लिखना है, ठीक है। ये लिंग के आधार पर समझ गए आप अभिव्यक्तियों का निर्माण, ठीक है। अब देखते हैं जुड़वा बच्चों पे जो प्रयोग किए गए। तो देखो, जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, वो होते हैं दो तरीके के। एक तो होता है आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या होता है? स्त्री का अंडाणु, पुरुष का शुक्राणु, दोनों मिलकर के निषेचन करते हैं, और जो निषेचन करने पर जो भ्रूण बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट या जाइगोट बोलते हैं। अब क्या होता है, जो एक ही जाइगोट बना, अब वो कई बार एक ही जाइगोट दो अलग अलग भ्रूणों में बट जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। एक ही शुक्राणु था, एक ही अंडाणु था, एक ही भ्रूण बना, लेकिन उस भ्रूण से दो बच्चे बन गए, दो भ्रूण बन गए उसमें से, तो उनको क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। ये बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे होंगे, इनकी आदतें भी सेम टू सेम एक जैसी होती हैं, ऐसा कहते हैं। एक और ट्विंस होते हैं जिनको कहते हैं असमान जुड़वा, असमरूपी जुड़वा, और जिनको हम क्या कहते हैं? फ्रेटरनल ट्विंस, जिनको हम क्या कहते हैं? फ्रेटरनल, FRATERNAL, फ्रेटरनल ट्विंस। इनके क्या रहेंगे कि दो अंडाणु रहेंगे और दो ही शुक्राणु रहेंगे, लेकिन गर्भधारण एक ही समय होगा, निषेचन एक ही समय होगा, जन्म एक साथ ही होगा, ठीक है। तो इन पे एक अध्ययन किया गया, और उस स्टडी का नाम है ट्रेट कोरिलेशन। और उस स्टडी का नाम क्या है? ट्रेट, TRAIT, ट्रेट कोरिलेशन। ट्रेट कोरिलेशन, कोरिलेशन। तो इसमें क्या किया गया? इसमें यह पाया गया कि जो जुड़वा बच्चे जो थे ना, जो आइडेंटिकल ट्विंस थे, इनमें असाधारण रूप से समानता पाई गई, और दोनों के एटीट्यूड्स में उच्च सहसंबंध पाया गया। दोनों के एटीट्यूड लगभग एक जैसे पाए गए, और जो फ्रेटरनल जो ये ट्विंस थे, इनमें भी सामान्यतः जो है वो समान अभिवृत्ति पाई गई। और इसी प्रयोग को हम क्या कहते हैं? बॉलर एंड एरे का प्रयोग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ARREY, एरे, एंड वॉलर, WALLER, वॉलर का प्रयोग कहते हैं। ट्रेट कोर रिलेशन आइडेंटिकल ट्विंस पर,
और फ्रेटर्नल ट्विंस पर। अब इनको अलग अलग घरों में पाला गया, दो विपरीत संस्कृतियों में पाला गया, और जिसका अध्ययन किसने किया? बूचर्न ने। जिसका अध्ययन किसने किया? ऊपर से मिटा देता हूं मैं ना। जिसका अध्ययन किसने किया? बूचर्न ने। BOUCHARD। बूचर्न ने जो स्टडी जो की थी उसको क्या कहते हैं हम? मिनेसोटा ट्विन स्टडी। आप इसको बोलोगे क्या, प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे मुझे नहीं पता। मिनेसोटा ट्विन स्टडी। MINNESOTA मिनेसोटा ट्विन स्टडी बूचर्न ने की। दो अलग अलग संस्कृतियों में उनको पाला, इसके बावजूद जो आइडेंटिकल ट्विंस थे इनमें क्या पाया गया? इनकी एटीट्यूडों में समानता पाई गई, एक जैसे एटीट्यूड पाए गए, और इनके एटीट्यूडों में भी समानता पाई गई, एक जैसे एटीट्यूड पाए गए। इनको अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग कल्चर में पाला गया, फिर भी तब इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ बेसिक जो व्यक्तित्व से जुड़े हुए जो चीजें रहती हैं, जो पसंद नापसंद से जुड़ी हुई चीजें जो रहती हैं, इन्होंने प्रयोग निकाला कि वो हमारी कैसी होती हैं? जैविक या आनुवंशिक कारकों से प्रभावित होती हैं। खासकर हमारी पसंद और नापसंद, जो कि जन्म से ही कुछ चीजें पसंद और नापसंद होती है ना, जैसे कि हमारा स्वभाव हो गया, जैसे कि टेम्परामेंट हो गया, ये चीजें निष्कर्ष निकाले। और ये प्रभावित उन्होंने कितनी बार बताई? बस 1 से 3% तक ही प्रभाव बताया इनका। ठीक है, जो हमारी गट लेवल प्रेफरेंस होती है ना, जिनको हम बस ऐसे ही पसंद करते हैं, हमारे पास कोई कारण नहीं है उनको पसंद करने का, पर हम पसंद करते हैं। जैसे किसी को काला रंग पसंद है, उससे पूछो तुझे काला रंग क्यों पसंद है, उसको पता ही नहीं क्यों पसंद है। काले दे, वो कौन सा गाना है? काले दे शौकीन है कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग दूं। काले दे लिबास दी शौकीन है कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू। ठीक है, वो वाली बात है। तो पता ही नहीं है क्यों है। कुछ तो क्या होता है कि भाई क्योंकि वो काले रंग को पसंद करती है तो इसलिए मैं भी काले रंग को पसंद करता हूं, वो गुलाबी कलर को पसंद करती है, मैं भी गुलाबी कलर को पसंद करता हूं। एक तो वो हो गया। पर एक ये होता है कि जन्म से ही पसंद है, क्यों पसंद है किसी को नहीं पता। जैसे किसी को जन्म से ही बाएं पैर में जूता पहनना पहले पसंद है, क्यों पता ही नहीं है। एक विशेष प्रकार के गाने पसंद आते हैं, क्यों आते हैं पता नहीं। विशेष प्रकार के खाने क्यों पसंद आते हैं पता नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें, तो वो कहते हैं कि जीन्स या डीएनए के स्तर पे कुछ ऐसा है जिसकी व्याख्या नहीं हो पा रही है, पर हाँ कुछ ऐसा है जो कि हमारी पसंद और नापसंद को प्रभावित कर रहा है। ये बात इन्होंने कही, एरे और वॉलर ने और बूचर्ड दोनों ने ही कही। एरे और वॉलर की स्टडी को ट्रेट कोर रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस पे स्टडी की, और इसी स्टडी को आगे बढ़ाया बूचर्ड ने। उसकी स्टडी को कहते हैं मिनेसोटा ट्विन स्टडी, और इसने भी आइडेंटिकल ट्विंस पे की। और दोनों की स्टडी ये आई कि डीएनए के लेवल पे, जीन्स के लेवल पे कुछ ऐसा जिसकी व्याख्या नहीं हो पा रही है, लेकिन जो हमारी जन्म से ही कुछ जो पसंद और नापसंद होती हैं वो हमारी डीएनए और जीन्स से ही आ रही है, और उनको बदलना बहुत मुश्किल है। ये बात उन्होंने कही, लेकिन इनका प्रभाव बहुत कम है, 1 से 3% ही है। तो ये आपको जैविक या आनुवंशिक कारक आपको समझ में आ गए होंगे, ये इतना ही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जिनको हम कहते हैं पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर्स, व्यक्तित्व से जुड़े कारक। तो व्यक्तित्व से जुड़े कारक कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तीसरा है व्यक्तित्व से जुड़े कारक। तो कौन कौन से व्यक्तित्व से जुड़े कारक? तो सबसे पहला है आईक्यू। आईक्यू पे दो व्यक्तियों के हम नाम पढ़ेंगे, एक का नाम है मैकक्लॉस्की।
और एक और व्यक्ति जिनकी स्टडी हम इसमें पढ़ेंगे उनका नाम है एडोर्नो। इन दोनों का ही यह मानना था कि जिन लोगों का आईक्यू कम होता है वो कट्टर होते हैं, चाहे जाति को लेकर के हो, धर्म को लेकर के हो, संप्रदाय को लेकर के हो, रंग को लेकर के हो, भाषा को लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के हो। ठीक है। मैक्लॉस्की की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ एटीट्यूड्स। CHO, द साइकोलॉजी ऑफ एटीट्यूड्स। और इनकी का नाम है दी अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। अथॉरिटेरियन, एक बार अथॉरिटेरियन की स्पेलिंग देख लेना भाई, है ना। ये इन्होंने लिखी है ना। ये पुस्तक है 1976 की और ये है 1960 की। इन दोनों ही लोगों ने क्या कहा कि जिन लोगों का आईक्यू कम होता है, आईक्यू कम होगा तो क्या होंगे? कट्टरता होगी, जाति को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके, लिंग को लेके, किसी भी चीज को लेकर के ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? रूढ़िवादी होंगे। ये नई चीजों को स्वीकार ही नहीं कर सकते, जिनको लिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। इनका जो न्यूरल पाथवे वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनके तर्क क्षमता बहुत सीमित है और इनमें क्रिएटिविटी की संभावना बहुत कम हो गई है। तो ये बता दिया कि ये क्या होंगे? कट्टरवादी बहुत ज्यादा होंगे। और कैसे होंगे? रूढ़िवादी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है। अब लार्सन ने और एक बात कही है। लार्सन ने क्या कहा है कि हमारे एटीट्यूड किससे भी निर्माण होते हैं कि कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, उससे इंट्रोवर्ट व्यक्ति के एटीट्यूड जो है वो अलग तरीके के बनाएंगे। वही हम तुमसे ना कुछ कह पाए। एक्सट्रोवर्ट, मैं शायर बदनाम, कुछ भी कह लो, जो भी व्यक्ति अपनी बात बता रहा है वो एक्सट्रोवर्ट ही है। तो ये सारी की सारी बातें, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था? एटीट्यूड का फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स था। इसमें कहीं भी कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो भाई प्लीज बताओ, है ना। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार और, वैसे तो कई बार कर दिया है, कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड है, यानी कि हमारे जो व्यक्तित्व का जो निर्माण जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है हमारा? कि भाई 3 कारकों से प्रमुख रूप से होता है। सोशल फैक्टर है, दूसरा हमारा जैविक या आनुवंशिक कारक है और तीसरा हमारा कारक कौन सा है? व्यक्तित्व से जुड़े कारक है। व्यक्तित्व से जुड़े कारक में क्या है कि जिनका आईक्यू कम होता है वो कट्टर होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं और नई चीजों को स्वीकार नहीं करते। उनमें कट्टरता बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा कट्टरता होगी उतना ही कम आईक्यू है, इतना समझ लो आप, तो है ना। हालांकि कई बार क्या होता है कि लोग दूसरों को देख करके भी नकल करने लग जाते हैं, फिर हाई आईक्यू वाले लोग भी कई बार कर लेते हैं नकल, वो एक दूसरी बात है। सामाजिक अधिगम में जो है वो सबसे पहले हमने प्रदत्त आवश्यकता पूर्ति, प्रदत्त सूचनाएं, समूह संदर्भ और लास्ट में हमने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत देखे थे, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग देखी, ऑपरेंट कंडीशनिंग देखी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देखी, लॉ ऑफ इफेक्ट देखा। फिर हमने क्या देखा था? ये सारी, फिर हमने सांस्कृतिक कारक देखे जिसमें मार्गरेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट, इन दोनों को देखा। रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक देखी, क्या देखा? द पैटर्न्स ऑफ कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, और रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक रूथ बेनेडिक्ट ऑफ कल्चर, और मार्गरेट मीड की पुस्तक द कमिंग एज ऑफ सामोआ। तो ये सब हमने पढ़ा। और आनुवंशिक कारकों में हमने देखा कि उम्र कैसे प्रभावित करती है, स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करता है, लिंग प्रभावित करता है कि नहीं, ठीक है। और जिसमें हमने नॉन सेक्सिस्ट रियरिंग का एक एग्जाम्पल देखा जो कि लंदन में किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया लंदन में, वो हमने देखा। और हमने ये देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे
लड़के लड़कियों के अभिवृत्तियों को कैसे प्रभावित करता है, खासकर पुरुषों की अभिवृत्तियों को, लड़कों की अभिवृत्तियों को। फिर उसके बाद में हमने उसमें ही नेक्स्ट जो चीज देखी वो हमने जुड़वा बच्चों पे जो प्रयोग किए गए वो हमने देखे। तो जुड़वा बच्चों पे जो प्रयोग किए गए, एक तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो कि एक ही जाइगोट से बनते हैं, और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। तो उन पे प्रयोग किए गए, एक तो एरे और वॉलर ने प्रयोग किए, एरे और वॉलर ने प्रयोग किए, तो उन्होंने कहा कि दोनों में एटीट्यूडों में समानता पाई गई। फिर बूचर नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुए और जिन्होंने अलग से प्रयोग किया, ट्विंस पे स्टडी की, और उन्होंने भी समान निष्कर्ष निकाले कि भाई इनके बीच में कोरिलेशन होता है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जीन्स या डीएनए के लेवल पर कुछ ऐसा है जिसकी व्याख्या स्पष्ट तौर पर नहीं हो रही है, लेकिन वो जन्म से व्यक्तित्व संबंधी जो हमारी कुछ पसंद नापसंद है उनको वो प्रभावित करता है। बहुत कम प्रभावित करता है, लेकिन वो प्रभावित जरूर करता है, ये बात उन्होंने कही। फिर लो आईक्यू लेवल वाली बात आई तो मैक्लॉस्की की बात हमने कही और एडोर्नो की बात हमने कही, और दोनों ने ये माना कि जिनके आईक्यू कम होता है वो अक्सर बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं, रूढ़िवादी हो जाते हैं, नई चीजों को वो स्वीकारते नहीं है। और उसी में लार्सन एक व्यक्ति आए जिन्होंने क्या कहा कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट यदि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी है तो उससे भी उनके एटीट्यूड प्रभावित होते हैं। इसमें आपको जो चीजें भूलनी नहीं है वो क्या नहीं भूलनी है, क्लासिकल कंडीशनिंग मत भूलना। इवान पावलोव की, रूसी साइंटिस्ट, 1904 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी कि भाई सबसे पहले स्टिमुलस, बेल बजाई, स्टिमुलस दिया, लार आई, रेस्पॉन्स आया। फिर हमने स्टिमुलस हटा दिया, फर्स्ट स्टिमुलस से ही रेस्पॉन्स आ गया, यानी कि घंटी बजने से ही लार आ गई। तो अवचेतन स्तर पर, सबलिमल स्तर पर ही, अवचेतन स्तर पर ही एटीट्यूड्स का निर्माण होता है, आदमी सीखता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव एटीट्यूड मिलेगा। ऑब्जर्वेशन में थॉर्नडाइक ने, वो अल्बर्ट बांडुरा ने बोबो डॉल पे प्रयोग किए, और उसमें ये कहा कि बच्चे जो कहते हैं वो नहीं सीखते, बच्चे अवलोकन से सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। और लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने ये बात कही कि भाई किसी भी कार्य का जैसा प्रभाव होगा व्यक्ति का एटीट्यूड उस कार्य के प्रति वैसा ही बन जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो जो है यहाँ तक जो मैंने बनाई है वो समझ में आई होगी। यदि कोई भी चीज समझ में नहीं आई है 1% भी, बिल्कुल ना शर्माए, ना हिचकिचाए, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखें, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, और आप जो कुछ पूछना चाहते हैं बिंदास पूछें। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और सवाल पूछें, सवाल पूछोगे तो मैं जवाब भी दूंगा, मेरे भी थोड़े पॉजिटिव एटीट्यूड बनेंगे, और यदि कुछ भी नहीं होता है तो मेरे भी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, और लगभग 2 घंटे होने को आ गए होंगे मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो इससे आगे की चीज़ों को जो है हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स हमने पढ़ ही लिया है, अब इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसके लिए बेहद माफ़ी चाहूँगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ भी सवाल हो आपके, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर डालें। अच्छा लगा तो बताओ अच्छा लगा, नहीं लगा तो ये बता दो अच्छा नहीं लगा। कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछ लो यार। अब आपका स्तर भी काफ़ी, मतलब यहाँ पे जो एथिक्स जो बंदा पढ़ रहा है मेंस के लिए, यूपीएससी के लिए, तो देश के सबसे अच्छे मस्तिष्कों में से एक मस्तिष्क होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।